बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका बहुत शुक्रिया जो नॉवेल्स को पसंद कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको नॉवल कैसा लगा, और जो भी आपकी फरमाइश हो वो मुझे बताया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है। मुझे कल फरमाइश की थी सिब्रेज़ ख़ान और पलविशा की स्टोरी की। तो डियर मुझे आयशा, मुझे ना अगर आप उसका राइटर नेम या एटलीस्ट अगर कोई डाइजेस्ट नेम बता दें तो शायद मैं कुछ उसको ना सर्च कर सकूं, क्योंकि इस तरह नाम से ना स्टोरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई और हिंट या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मुझे आसानी हो सके। और अगर मेरी नज़रों से कभी भी ये नावल गुज़रा तो इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर रीड करूँगी आपके लिए। तो जनाब, आज का जो नावल है वो बहुत खूबसूरत नावल है, थोड़ा सा फ़नी है, बहुत प्यारा नावल है। बहुत रूड हीरो है जो कि बदला लेता है, रिवेंज बेस्ड है बेसिकली ये। अपने मामू की बेटी से शादी करता है, बदला लेता है। और जो लड़की होती है बड़ी अच्छी होती है वो भी, लेकिन जिस तरह उसके साथ एटीट्यूड होता है उसके हिसाब से फिर वो भी करती है। बहुत मज़े का इसमें फ्रेंडशिप जो है बहुत मज़े की है। बड़े अच्छे फ़नी किस्म के सीन्स भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नावल है इफ़त सहर पाशा का। ये काफ़ी पुराना डाइजेस्ट था। डाइजेस्ट का नाम मुझे याद नहीं, ना मत ईयर याद है, लेकिन ये नावल उनका काफ़ी पुराना है। खूब गुजरेगी जो, तो बेसिकली ये एक मुहावरे से है, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो उसी का ये है जी, खूब गुजरेगी जो। राइटर है इफ़त सहर पाशा। स्टार्ट करते हैं। तारी का फ़ोन सुनने के बाद मेरे लिए कराची में रुकना मुमकिन ही नहीं रहा था। पहली फ़्लाइट से मैं लाहौर पहुंच गया। शाम हो रही थी। मैं टैक्सी से नीचे उतरा तो मेरा सर चकराने लगा। मैंने बाइजलर टैक्सी ड्राइवर को फारिग किया। पूरा घर बुक्का नूर बना हुआ था। ढोलक की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो बेपना शोर के साथ मेरा इस्तकबाल किया गया। अरे वाह, दूल्हा मियाँ तो एक ही बुलावे पर दौड़े चले आए। अम्मी किधर है? मैं उस वक्त किसी मजाक के मूड में नहीं था। लगता है दिमाग खिसक गया है। जो पूछना किसी और के मुतालिक है, पूछ किसी और को रहे हैं। मेरी दूर पार्की का जन मुड़कर बाकी सबसे मुखातिब हुई तो मैं सुलग उठा। एक तो पहले ही जहनी हालत तबाह हो रही थी, ऊपर से ये खामखा के मजाक मुझे जहर लग रहे थे। परेशान मत करें मुझे इनसे बात करनी। मैं मुश्किल रसानियत का मुजाहरा कर पाया था। हम क्या परेशान करेंगे? परेशानी तो अभी आएगी। नीलों ने आप भरी तो मैं झुंझला गया। कहाँ फंस गया मैं? तभी तारी हंसता हुआ चला आया। बिल्कुल सही फंसे हैं भाई, बकवास मत करो, मैं चढ़ कर कहते हुए उसके गले लग गया। आपको तो बकवासी लगेगी। हमसे पूछें, परियों में घर घिरने का ख्याल ही जिन के लिए। हा हा हा। परियों में घिरने का ख्याल वाकई किसी जिन ही को आ सकता है। वर्दा बर्जस्तगी से बोली तारी। उन्हें घूरते हुए मुझे अपने कमरे में ले गया। ये सब क्या हो रहा है तारी? तन्हाई मिलते ही मैं फट पड़ा। मेरी बेइज्जती, और क्या होना है? मैं बेतवजी से बोला तो वो बेतवजी से बोला तो मैं भड़क उठा। शट अप, कोई फजूल बात की तो एक हाथ जड़ दूंगा। ओके ब्रदर। वो शराफत के जामे में आ गया, क्योंकि मैं अपनी 3 साल बड़ाई का मुजाहरा कभी कभार ही किया करता था। मैं इस ड्रामे से मुतल्लिक पूछ रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है? मैं अंदर से सुलग रहा था, इसलिए मेरे लहजे में महसूस की यह जाने वाली तलखी थी। मैं क्या कह सकता हूँ ये सब? अम्मी की ख्वाहिश व नज़रें चुराते हुए बोला तो मैं गम व गुस्से से बेहाल उठ खड़ा हुआ। ये उनकी खुशी नहीं है, वो हमेशा से ही ऐसा ही करती आई हैं। शिद्दत जज्बात से मेरा तनफ़ुस तेज़ हो रहा था। तारी कुछ नहीं बोला। और अब ये मेरी कुर्बानी किस खुशी में दी जा रही है? ये वही मामू साहब है ना जो लाखों में खेलते थे, मगर उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस घर का सरबराह नहीं रहा। उनकी बहन बेवा हो गई है तो फाके कौन दूर करेगा? कभी उन्होंने हमारे घर का रुख करने की कोशिश नहीं की, फ़कत इसलिए कि हमारी माँ ने उनकी मर्ज़ी के रिश्ते की बजाय अपनी पसंद की शादी को अवलियत दी। मगर उनका ये अमल इस कदर संगीन तो नहीं था कि उन्हें तन्हा छोड़ दिया जाता। हमारी माँ का उनके अलावा और कौन था? मगर उन्होंने ख़ुद को हमारे लिए जीते जी मार दिया। किसी का भी भरम हम पर कोई एहसान नहीं। हमारी माँ ने खुद मेहनत करके हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। उसने अपने खून से आबियारी करके नन्हे पौधे को तनावर दरख्त बनाया है, तो अब वो उसकी छाँव और फल दूसरों को दान करने लगी हैं। किस लिए अम्मी उन पर अपना आप निछावर कर रही हैं? अगर उस शख्स की बेटी की डोली कोई और नहीं ले गया तो हम क्या करें? लाखों चाहने वाले होंगे उसके, किसी को भी पकड़ कर ले जाते, मगर हमारी माँ को तो शौक है बस भाई के साथ मिल बैठने का।
मैं मुट्ठियाँ भींचे इश्ताल से सुर्ख चेहरा लिए मतवातर बोल रहा था, मगर अंदर फैला इस तरह अब था कि कम होने में ही नहीं आ रहा था। उन पर मुश्किल वक्त आन पड़ा था, इसलिए अम्मी ने तारी धीमे लहजे में कहने लगा तो मैं तैश में आ गया। जब हम पर मुश्किल वक्त पड़ा था तो वो लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे थे। उन्हें भी यही करना चाहिए था, सिर्फ तमाशा देखती। मैं नफरत से पूरे लहजे में बोला तो सदा की नरम मिजाज तारी ने मेरे शाने पर हाथ रख दिया। रिलैक्स भाई, माजी को भूल जाओ। उसकी बात पर मेरा दिमाग भग से उठ गया और मैं चिल्ला उठा, कैसे कैसे भूल जाऊं? मैंने अपनी माँ को सारी सारी रात जाकर लोगों के कपड़े सिलाई करते देखा है और उन्होंने कभी पलटकर इस जायदाद में से एक पैसा भी नहीं मांगा जिसमें वो हिस्सेदार थी। क्या नहीं किया हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। मामूली मामूली लोगों की बातें सुनी, सिर्फ हमारी खातिर। मैंने उन्हें कभी पुरसकून नींद लेते हुए नहीं देखा। वो नाजों की पली हर करवट पर कराहती थी। मेरी माँ तो कब से चैन की नींद सो भी नहीं पाई यार। और तू कहता है कि मैं भूल जाऊं वो सब? कैसे भूल जाऊं वो सब? मेरी नज़र धुंधलाने लगी, गला रंध गया और आवाज़ हलक में अटकने लगी। तारी मुझसे लिपट गया। मैं मानता हूँ भाई, मगर हमारी माँ बहुत अजीम है। उन्होंने कभी माजी को याद ही नहीं रखा। आप देखना वो इतने अरसे के बाद किस कदर खुश और मुतमईन हैं। वो बहुत खुश है, वो बहुत यकीन से कह रहा था। मैं अंदर तक ठंडा पड़ने लगा। उसे परे करके मैंने बेतासर अंदाज में पूछा, अम्मी किधर हैं? वो अपने कमरे में हैं मगर भाई, वो कहते हुए रुक सा गया। मैं जानता था कि वो क्या कहना चाह रहा है। यही कि माँ की खुशी का ख्याल रखना, उसकी आंखों में जलती जोत को बुझा मत देना। मगर मेरे अंदर होती टूट फूट को भी वो अच्छी तरह जानता था, इसलिए ये सब कहने की उसको हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैं उसके कहे बिना ही समझ गया। मैं खुद पर जब्त करता उनके कमरे की तरफ बढ़ा। वो अपने बिस्तर पर जाने क्या कुछ बखेरे बैठी थी। मुझे देखकर खेल उठी। फ़ौरन मेरा माथा चूमकर गले से लगाया। मैं सदके जाऊँ, तुम कब आए मेरी जान? उनके लबो लहजे से खुशी छलक रही थी। मैं कुछ कहे बिना उनसे लिपटा खड़ा रहा। वो माँ थी, मेरी रग रग से वाकिफ़ थी। फ़ौरन मेरे अंदाज पहचान गई, सो मेरा ध्यान बटाने के लिए बिस्तर पर पड़े डब्बे खोल खोल कर मुझे दिखाने लगी। ये देखो, तुम्हारी दुल्हन के लिए मैं खुद ख़रीदारी कर रही हूँ, वो बहुत सरशारी से कह रही थी। मैं एकटुक देखे गया। एक मुद्दत के बाद मेरी माँ खुश हुई थी, मगर कितनी बड़ी कुर्बानी के एवज़। मगर नुकसान तो मेरा हो रहा था। मैं बेचैन हो उठा। क्यों कर रही हैं आप ये सब? अपनी खुशी में मगन वो ठटकी, फिर जांचती नज़र मेरे चेहरे पर डाली और बड़े सुकून से पूछने लगी, तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? हाँ है एतराज़। हमारे मसाइल तो कभी उन्होंने देखे नहीं और आपको भतीजी की इतनी मोहब्बत चढ़ी कि बेटा ही कुर्बान कर डाला। मैं बेहद तलख हो रहा था, मगर वो तमानियत से बोली, तुम लोग उनकी जिम्मेदारी नहीं थे। हर एक को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए। उनकी बेटी भी खालिस्तान उनका मसला है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। मैं बहुत सुलग कर बोला। हालांकि जी चाह रहा था साफ कहूँ कि मरना पसंद है, मगर उस शख्स से रिश्ता जोड़ना नहीं। ताबी तुम इनकार करने आए हो तो साफ करो। वो फ़ौरन रुहासी होने लगी और मैं बेबस। फिर भी मैं सख्ती से बोला, आप जानते हैं मैं उस शख्स से कितनी नफरत करता हूँ। जवाब में वो कुछ नहीं बोली, रोने लगी और यही मैं नहीं देख सकता था। अम्मी प्लीज़। मैंने फ़ौरन उन्हें बाजू के घेरे में ले लिया। इतनी फजूल बातें करने लगे हो तो मैंने तो कभी ये सब नहीं सिखाया, जाने कहाँ से सीख गए हो ये कीना परवरी। वो रंधी आवाज़ में बोली तो मैं तलख होने लगा। जिन रिश्तेदारों को आप अपनी औलाद पर तरजीह दे रही हैं, उन्होंने सिखाया है हमें ये सब, जो हमें कभी सहारा देने नहीं आई मगर खुद पर पड़ते ही भागते चले आए। अम्मी ने मुझे झटक दिया। ताबी, आखिरी बार तुझे समझा रही हूँ, मैं भाई साहब पर एहसान नहीं कर रही। वो मेरे भाई हैं और खून कभी खून से जुदा नहीं होता। खुदा ने तुम्हें वसीला बनाया है ताल्लुकात जोड़ने का, तो नाशुक्री क्यों कर रहे हो? उन्होंने अपना मखसूस जुमला बोला जिससे मैं बेहद चिढ़ता था। अच्छा नहीं कि हम आपस में मिल बैठेंगे और मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं। मैं ज़िच हो गया और सब इधर उधर फेंक कर उनके बिस्तर पर गिर पड़ा। वो तो मेरे अंदर उतरी हुई थी, अब भी हालत ज़ार क्यों ना जान पाती। मेरे पास बैठकर मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। मुझे पता होता कि तू इतना गुस्सा करेगा तो मैं कभी भी भाई साहब को हामी ना भरती। वो रोने लगी तो मैं बेख्तियार सीधा हो बैठा। अम्मी प्लीज़, क्या कह रहा हूँ मैं हद दर्जा बेबसी का शिकार होने लगा। जहनी और जज्बाती प्रागंदगी अपनी जगह, मगर अम्मी से मोहब्बत हर शय पर हावी थी। वो आंखें साफ करते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, तो फिर तो खुश क्यों नहीं लगता? अब भंगड़ा डालने से तो रहा। मैंने वो मुश्किल लहजे को बशाश बनाया। यूं भी मैं सफ़र से आया था, नींद ज़ोरों पर थी। पहले इस ख्याल से नींद उड़ी हुई थी कि मुसीबत आन पड़ी थी, मगर अब जब मालूम हो गया था कि कुछ नहीं हो सकता तो फिर ख़ुद को ज़्यादा तकलीफ़ देना मैंने मुनासिब नहीं समझा। और यूं भी दुखते दिमाग को सुकून देने और कुछ सोचने के लिए नींद लेना बहुत ज़रूरी था। भंगड़ा ना डालो मगर दूसरों के साथ हंसो बोलो जैसी तुम्हारी आदत है। वो प्यार से बोली तो मैं अंदर ही अंदर जल कर रह गया।
अभी मैं आराम करूँगा, जब उठूँगा तब हंस बोल लूँगा, और आदि लोगों को मत बताइएगा मेरे आने का। मैंने उन्हें सोने से पहले ताकीद की। नींद का मैं बहुत बुरा था, इसलिए बेखबर होने में मुझे देर नहीं लगी, मगर मेरी आमद की खबर छुपी न रह सकी और वो चारों आ धमके। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे जलजला आ गया हो, शायद मुझे झिंझोड़ा जा रहा था। आइए सरताज सन गोडे गोडे राइज हो गया है। उनके कहकों ने नींद भगाने में अहम किरदार अदा किया था। मैं बुरी तरह झिल्ला कर उठ बैठा। क्या तकलीफ़ है तुम लोगों को? मैं धाड़ा, मगर दूसरी तरफ ढिठाई की इंतहा थी। ये रिहर्सल बाद में नहीं हो सकती? फैसल शरारत से बोला तो मुझे हंसी आ गई। कमीने खींचकर उसे गले से लगा लिया। बात क्या है, शादी से पहले ही सारी नींदें पूरी कर रहे हो? आतिफ मानीखेज अंदाज में बोला तो मैं उसे घूरने लगा। मैं उन सब के तेवर अच्छी तरह समझ रहा था। वो सब छेड़छाड़ के मूड में थे। हमेशा वो सब मेरे मजाक की जद में रहते थे, और मैं ये भी जानता था कि अब वो सब मुझे नहीं छोड़ने वाले, मगर मैं उन्हें हावी होने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए तेवरियाँ चढ़ाकर बोला। क्यों, शादी से पहले सोना मना हो जाता है क्या? नहीं, मगर बाद में ज़रूर हो जाता है, बहुत खबासत से जवाब दिया गया। मैं तब उठा। तुम लोग बहुत खबीस हो, उठो यहाँ से। अगर अम्मी ने तुम्हारी बकवास सुन ली तो जूते लगाएंगी। उन सबको धकेल कर मैंने वहाँ से निकाला और ऊपर अपने कमरे में ले आया। उन चारों ने खुलकर धमा चौकड़ी मचाई थी। मैं बस उनकी शरारतों पर हंसता रहा। फैसल दुल्हन बनने की एक्टिंग कर रहा था और आदिल उसकी रूनमाई करते हुए मुझे बता रहा था कि मुझे ये डायलॉग्स याद रखने चाहिए। ऐसी बीवी को तो फ़ौरन से बेशतर तलाक देने को जी चाहता है, मैंने कहा तो कमरा सबकी हंसी से गूंज उठा। मेहंदी की तकरीब बहुत शानदार तरीके से हुई। लड़की वाले आ चुके थे। मैं दोस्तों के जलों में आकर चौकी पर बैठा। लड़कियों के झुरमुट में आने को मैं तैयार नहीं था। यारों ने बड़ी भुप्तियाँ कसी। अभी से वफाशारी शुरू कर दी। ओए क्या कहने भाई, अभी से सबसे दूर भाग रहा है। मैं उन सबको नज़रअंदाज करता पूरे एतमाद अंदाज में बैठा था। मूवी लाइट मेरे सरापे पर थी। यार कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने आतिफ से सरगोशी की तो वो हंसा। सुना है जो भी इस चौकी पर बैठता है खुद को कुछ कुछ उल्लू समझने लगता है। उसकी बेहूदगी पर मैं उसे दिल खोलकर घूर भी नहीं पाया था कि सब लड़कियां मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई। मैं संजीदा हो गया और मेरे यार मुस्तैद। तेल मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। खसूसन तेल तो मेरी चिढ़ था। आप हंसते नहीं हैं क्या? किसी को मेरी संजीदगी नहीं भाई थी, बेतकल्फी से कहा गया। बिला वजह हंसते वाले पागल होते हैं, आतिफ बुर्दबारी से बोला तो उसने समझदारी से सर हिलाया। तभी आधे घंटे से आप मुसलसल हंस रहे हैं। वो काफ़ी तेज़ लड़की थी, उसकी बात पर क्या कहा पड़ा। बिला वजह नहीं हंस रहा था। कुछ शक्लें ही ऐसी होती हैं जिनको देखकर बेख्तियार हंसी आती है। आतिफ उसके चेहरे पर नज़र जमाकर बदजस्तगी से बोला तो बाकी सब हवारियों ने दिल खोल कर दाद दी। तब उन्होंने अंदर की जलन इस तरह निकाली कि खूब तेल मेरे सर पर उंडेलना शुरू कर दिया। देखिए आप तेल लगाइए, तेल से नहलाइए मत। फैसल ने मेरी कनपटी से बहते तेल को देखते हुए तासुब से कहा। चलें इसी बहाने आपके दोस्त नहा लेंगे। दूसरी बड़ी मासूमियत से आंखें पटपटा कर बोली थी। ऐसे बहानों की ज़रूरत आपको पड़ती होगी, हमारा यार तो शेर है शेर। आदिल ने तफाखुर से कहा तो चमक कर बोली। आपको ज़रा ध्यान से बोलना चाहिए, शेर तो जानवर होता है। आदिल बाकी सब की तरफ देख कर रह गया। ये सब उनसे तेज़ थी, मजाल थी कि चुपचाप बात सुन लेती। उनकी दुर्गत पर मुझे हंसी आने लगी। हमारी दोस्त तो परी है, वो बहुत शरारत से कह रही थी। फैसल मैदान में उतरा। हमारा दोस्त भी किसी जिन से कम नहीं। बहुत फराख दिली से जुमला मुकम्मल कर दिया गया। ज़ोरदार कह पड़े। आतिफ और सऊद ने फैसल को पीछे घसीट लिया। इससे ज़्यादा इज्जत वो तेरे बगैर बना रहा है। उस हंसी मजाक में रस्म मुकम्मल होगी। मेरे दोस्तों के बकौल मेरे मामू और मुमानी तो खुद तो इतना खूबरू और काबिल दामाद पाकर इतराए फिर रहे थे, जबकि मैं तना तना चेहरा लिए सर झुकाए बैठा रहा। रस्म ख़त्म होते ही मैंने सऊद को उठने का इशारा किया। यार तेरी सालियाँ तो बड़ी तेज़ हैं। फैसल ने बेड पर गिरते हुए कानों को हाथ लगाया तो मैं थका थका सा कुर्सी में धंस गया। कल का दिन हमारा है। नाक की लकीरें ना निकलवाई तो फिर कहना, सऊद अकड़ कर बोला तो फैसल सहम गया। अब नाक से लकीरें भी निकालना पड़ेंगी हमें? नहीं। उन सबको घूर कर फैसल को देखा। क्यों, तुमसे लोन लेना है? उन्होंने। आतिफ का लहजा इस्तेहज़ा से पुर था। लोन ना सही, कल नेक तो मांगेंगी ना? उसकी आंखें शरारत से चमकी। आतिल फड़क कर सीधा हुआ। वाह, ये हुई ना अकल की बात। रुला कर ना छोड़ा तो कहना। और ध्यान से, मैंने बेख्तियार तनबीह की तो वो सब हंसने लगे। ये तो गया काम से।
मैंने चिढ़कर आदिल के शाने पर मुक्का मारा तो वो हाय सरताज कहकर बेड पर गिर गया। मुझे उसकी एक्टिंग पर हंसी आ गई। ओ जाने मन क्या बहुत ज़ोर से लग गया। मैंने बड़े घबराए हुए अंदाज में कहते हुए उसी के जूतों से जुराबें निकाल के उसकी नाक पर रखी। वो भड़क उठा। ये सरीहन कत्ल की साजिश थी। आला कत्ल भी तेरा ही था। सऊद ने हंसते हुए उसकी जुराबों की तरफ इशारा किया। अच्छा अब मैं सो लूँ? मैंने उकता कर पूछा। हाँ आज सो लो, अच्छा है तुम्हारे लिए। फैसल भरपूर शोखी से बोला तो मैं झींप कर उसे तकिया दे मारा। अगले रोज़ बारात जाने को तैयार खड़ी थी। आदिल की बीवी भी चूंकि मौजूद थी इसलिए वो मुस्तकिल उससे बातों में मगन था, हमारी तरफ नज़र ही नहीं कर रहा था। ओए होए इधर तो हुसन उमड़ पड़ा है, तारी शोखी से कहता मेरे गले लग गया। वीआईपी हॉल में बारात का इस्तकबाल वाकई वीआईपी अंदाज में किया गया। लड़कियों ने ताक ताक कर चेहरों पर फूल मारकर इस्तकबाल किया। सबसे पहले निकाह का फ़र्ज़ पूरा किया गया। उसके बाद मुझे स्टेज पर लाकर बिठाया गया तो दूध पिलाई की रस्म शुरू हो गई। 50,000 मैंने एक घूंट भरने के बाद गिलास सऊद को थमा दिया। उसके मुंह से दूध छलका। अभी कुछ घंटे पहले तो ये बाहिसाब 4 रुपये पाव और 16 रुपये किलो था। अब अचानक कीमतें आसमानों तक पहुंच गईं। तहय्युर में घिरकर कहा गया। ये ख़ास दूध था मोहतरम, उसे पीने की खातिर काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। सब्ज़ लिबास वाली बहुत अदा से बोली तो फैसल ने उसे खासी पसंदीदगी से देखा। मगर हमारे यहाँ ने तो कभी पापड़ नहीं बेले। सऊद ने गिलास वापस पकड़ाया जो फैसल, आदिल और आतिफ के हाथों से होता हुआ आया था। चलो बाद में सही, वो बेपरवाही से बोली। फिर चुटकी बजाई। निकालिए 50,000। 5,000 काफ़ी हैं, फैसल ने संजीदगी से कहा। जैसे वो ले ही लेंगी। जी नहीं, 50,000। इस दूध में ऐसी क्या ख़ास बात है कि उसके 50,000 दिए जाएं? अक्लमंदाना सवाल। इसमें वही ख़ास बात है जिसके आप 5,000 दे रहे हैं। बरजस्ता जवाब और सबकी हंसी। चलें ये ले, क्या याद करेंगी? गहरी सांस लेकर फैसल ने जेब से लिफाफा निकाल कर थमाया। इतना हल्का? वो जांचती निगाहों से देख रही थी। खोल कर देखा तो 10 का नोट निकला। सब्ज़ लिबास वाली ने अपने ऊपर से वार कर फैसल को थमा दिया और तिनक कर बोली, ये किसी फ़कीर को सदका दे दीजिएगा। फैसल ने नोट जेब में रखते हुए मुझे इशारा किया। मैंने इत्मीनान से हाथ सऊद की तरफ बढ़ाया। उसने फ़ौरन चेक बुक और बॉल पेंट निकाल कर मुझे थमा दिए। मैंने रकम चेक पर घसीटी और फाड़ कर उनके हवाले कर दिया। इस तमाम मरहले से सब बड़ी मुतासिर हुई। ओहो, 1 लाख का चेक! एकदम ही शोर गोगा मचा था। ऐसे नेक काम हम करते ही रहते हैं। आतिफ मैंने खजी से हंसा। तभी वो दोबारा पलटी, अंदाज जारहाना और तेवर ख़राब। ये क्या ताबिश भाई, चेक पर साइन तो आपने किए ही नहीं। तेवरों से हटकर आवाज़ सदमे से पुर थी। नेक कामों में ये अपना नाम हमेशा सिगाराज में रखते हैं। नमोदो नुमाइश के कायल नहीं ना? फैसल ने बहुत मासूमियत दिखाई तो वो कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में उसे घूरने लगी। सुभान अल्लाह, क्या आजिज़ी है। सुना है कि निकाह भी नेक काम है और इसमें भी साइन करने पड़ते हैं। अब अल्लाह खैर ही करे। बेहद तंजिया लहजा और बुरजस्ता अंदाज था। ज़ोरदार कहा पड़ा। फैसल सर खुजाने लगा। बेहद बहसो तकरार के बाद 10,000 पर बात ख़त्म हुई। लानत है तुम लोगों पर। मैंने घूर कर उन्हें देखा तो वो दबक कर रह गए। आदिल की शादी पर मैंने ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी थीं कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया था और वो सब ज़रा सी लड़कियों से सहमे हुए थे। दुल्हन को लाकर मेरे पहलू में बिठा दिया गया। मैं उसके इस्तकबाल में एहतरामन खड़ा तो हुआ कि ये रस्म दुनिया थी, मगर मैंने एक निगाह भी उससे नहीं देखा। मुमानी जान की इतराहट और मामू जान की अकड़ाहट मेरी टेंशन बढ़ा रही थी। आदिल ने मुस्तकिल मेरे शाने पर हाथ रखा हुआ था। थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़कर मेरी जहनी कैफियत को एतदाल में रखने की कोशिश कर रहे थे। ये सब काम डाउन के इशारे थे। मामू जान ने मुझे कीमती घड़ी और अंगूठी पहनाई जो मैंने उसी वक्त फैसल के हवाले कर दी। तारी और अम्मी को भी उन्होंने यूं ही नवाजा। थोड़ी देर के बाद सब लड़कियां फिर स्टेज पर मौजूद थीं। सब्ज़ लिबास वाली, जिसका नाम निशा था, अचानक झुकी। मैं बड़े सुकून से बैठा था। उस वक्त गड़बड़ाया जब मुझे अपनी दाएं टांग गिरफ्त में महसूस हुई। मैं आगे को झुका तो वो सब अलर्ट हो गए। क्या हुआ? एक और टैक्स। मैंने गहरी सांस ली। उन्होंने बाकायदा झुक कर देखा। मेरी टांग दुपट्टे से बांध दी थी। मैं यहाँ से भाग नहीं रहा। मैंने यकीन दिलाया मगर उधर गहरी बेयकीनी थी। दोबारा से मुझे कंगाल किए बगैर उन्होंने मेरी टांग आज़ाद नहीं की। रुखसती का वक्त आने तक दोनों पार्टियों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और मैं सोच रहा था कि नुकसान सरासर मेरा ही हुआ है। मैं यानी ताबिश रिजवी आज अपने ही बेडरूम के बाहर खड़ा था। उस कमरे में मैं बिला रोक टोक बिला झिझक दंदनाता फिरता था, मगर उस वक्त अजीब सी उलझन मुझे घेरे हुए थी।
अंदर उस शख्स की बेटी मौजूद थी जिससे जिससे मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफ़रत की। जब कभी मेरी माँ बीमार हुई और खैरात दी, अस्पतालों से दवाइयाँ खा खा कर ज़िंदा रही, तब ये नफ़रत और भी गहरी होती चली गई। मेरी माँ ने जिस तरह हम दोनों भाइयों को पाला, अपना पेट काट कर हमें आला तालीम दिलाई, वो कठिनाइयाँ, मुश्किलात और रत जगह मैं कभी नहीं भूल सकता था। और आज जब मैं बैंक में शानदार पोस्ट पर हूँ तो सब मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। मुझे पूरा यकीन था कि मामू साहब मेरी सीरत और किरदार से या बहन की मोहब्बत से मजबूर नहीं हुए, बल्कि हमारे शानदार घर और गाड़ी ने उन्हें ये बंधन बांधने पर मजबूर किया था। खुद पर बहुत ज़ब्त करते हुए मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने उस वक्त के लिए कोई लाया अमल नहीं सोचा था, बस खुद को ये बावर करा लिया कि मैं उस वक्त कमरे में बिल्कुल अकेला हूँ। उसके बाद मैंने फूलों से भरे बिस्तर पर बैठी दुल्हन को फरामोश कर दिया और अपने मखसूस लाओ वाली स्टाइल में बिस्तर के किनारे पर बैठकर जूते उतारे और अंगड़ाई लेकर थकन ज़दा जिस्म को रिलैक्स किया। उसके बाद उठकर आईने में खुद का जायज़ा लिया तो रश्क आ गया। अपना नाइट सूट निकाल कर मैं बाथरूम में घुस गया। मेरे दिलो दिमाग बेहद मुतमईन थे और मैं ख़ुद को हक पर पा रहा था। मैं स्कॉर्पियन हूँ, बेहद रोमांटिक, अपने से मुतल्लिक चीज़ों के बारे में बहुत पॉजेसिव, मगर नफ़रत सिर्फ़ एक ही बंदे से करता था और वो था रियाजुर रहमान, मेरे मामू साहब। और ये लड़की उसी की बेटी थी। मैं कपड़े तब्दील करके बाहर निकला तो वो उसी पोजीशन में बैठी थी। मेरे होंठों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट बिखर गई। ऐसे कभी हम थक हार कर बैठा करते थे कि कोई आए और यतीमों के सरों पर हाथ रखे। सुना है तुम्हारे माँ बाप की जान है तुम में, यही जान ना निकाल दी तो कहना। उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता मैं बिस्तर पर लेटा और गुलाब की पत्तियां मुट्ठियों में भरकर अपने चेहरे पर डाली तो मेरी खुशबू मशाम जान को मुअत्तर करने लगी। नींद से मेरी आंखें बोझल हुई जा रही थी। हो सकता है कि मैं नींद के सफ़र पर निकल जाता। अचानक एक मुद्दर सा शोर उठा। वो झिल्लाकर बिस्तर से उतरी तो कंगन, चूड़ी, पायल, झुमके सब बज उठे थे। मेरे कमरे में ये एहतजाज पहली बार हुआ था, इसलिए मेरी आंखें फ़ौरन खुल गईं। ये क्या तरीका है? उसके तलखी भरे लहजे पर मैंने बाजू आंखों पर से हटाकर उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसुओं की जगह गुस्सा और एहतजाज भरा देखकर मेरे दिल को बहुत तकवीत पहुंची। मुझे सब तरीके आते हैं मगर मैं आजमाना नहीं चाहता। मेरे रसानियत भरे खुलेपन ने उसे सटपटा दिया, मगर वो अपनी जगह से हिली नहीं। मैं भी उस पर नज़रें टिकाए रहा। नई दुल्हन के साथ ऐसा बिहेव करते हैं? वो यकीनन सदमे की गिरफ्त में थी। मेरी पहली दुल्हन है, इसलिए मुझे इतनी मालूमात नहीं। मैं बहुत महसूस हो रहा था। सुलगते भड़कते दिल पर सुकून के छींटे पड़ रहे थे। अब गेंद मेरी कोर्ट में थी। आपकी मर्जी नहीं थी इस शादी में? वो अब की बार शासीमा सी थी। मर्जी होती तो यहाँ कुछ और ही सिचुएशन होती। मेरे मैनिफेज अंदाज पर उसे शर्माना याद ही नहीं रहा। वो मेरी बात की गहराई तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। मेरे अंदाज साफ जाहिर कर रहे थे कि ये शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। मेरा जवाब यकीनन उसकी सुबकी का बाइस बना था। उसमें मेरा कसूर कितना है? वो तीवरियाँ चढ़ाए पूछ रही थी। 100% ही समझ लो, क्योंकि तुम रियाजुर रहमान की बेटी और इस दुनिया में वो वाहिद शख्स है जिससे मुझे शदीद नफ़रत है। मेरे लबो लहजे से छलकती नफ़रत से उसे सुन कर गई। उसे तेहा दिखाना भूल गया। उसके हवास यकीनन जवाब दे गए थे, मगर मैंने उसकी उड़ती रंगत की परवाह नहीं की। उसकी तरफ से रुख मोड़ा और इत्मीनान से तकिया मुँह पर रख लिया। नींद ज़ोरों पर थी और दिल में उतरने वाला सुकून इस नींद में अहम किरदार अदा कर रहा था। सुबह कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाया जा रहा था। मैं जागा तो नहीं, मगर गनूदगी के आलम में मेरे तख़य्युल ने फ़र्ज़ कर लिया कि आज मेरी मेहंदी और ढोल बज रहे हैं। जब ये ढोल फटने के करीब हो गए तब मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। फूलों से सजे बिस्तर और कमरे ने मुझे हकीकत की दुनिया में ला पटका। मैंने कोफ्त भरी नज़रों से बाथरूम के बंद दरवाजे को घूरा। इसी स्ना में दस्तक फिर से हुई। आ रहा हूँ, मैं गुस्से से चीखा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से सुबह सवेरे आमद हो गई थी। मैं उठा और लॉक खोल दिया। बाहर दुल्हन यानी परनिया की कज़न्स थीं। परी किधर है? उसकी खालाजाद रुशना शीना ने उचक्कर अंदर झांकने की कोशिश की, जो मैंने नाकाम बना दी। अब वो मेरी कैद में है। हमेशा से सुनते आए थे कि परी देव की कैद में होती है, आज देख भी लिया। निशा ने बहुत शरारत से कहा तो मैं उनकी बर्जस्तगी का कायल होने लगा। अब आगे से हट भी जाए, हम परी को लेने आए हैं। कम से कम आज का दिन तो आपका नहीं। तमाम टैक्स अदा किए हैं मैंने उसे चढ़ाया। इस तेज़ लड़की पर ही फैसल का दिल आया था। भाई ये क्या बात हुई? मिलने तो देना उससे। उसकी मामूजाद रूही झुंझलाई थी। अभी वो बाथरूम में है, आप नीचे चले, हम अभी पहुंच रहे हैं। मैंने इतना दरवाज़ा खोला कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद इन्हें नज़र आ जाए। लाख बोल्ड होने के बावजूद मैं उन्हें यूँ सजे सजाए कमरे में बिठाने का रवादार ना था। वो मुझे धमकियाँ देती घूरती पलट गई।
मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बदतहजीबी से बजाया। चंद सेकंड्स के बाद दरवाज़ा खुल गया। वो नागवारी से मुझे देखती बाहर निकल आई। जब मैं बाथरूम से फारिग होकर बाहर निकला तो वो ड्रायर से बाल खुश कर रही थी। मुझे उसके बालों की मोटाई और लंबाई देखकर कदरे हैरत हुई। जिस तबके से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इस झंझट को कोई भी पालना पसंद नहीं करता था। उसके बालों की रंगत तांबे जैसी थी, जैसे आग से बने हों। मैंने तौलिए से रगड़कर पहले बालों को खुश किया, उसके बाद उसके हाथ से ड्रायर तकरीबन छीन कर बाकी की कसर पूरी की। वाला भिंजो मुझे गुस्से से देखने लगी। अगर तो बीती शब विसाल का कोई हसीन मौका आया होता तो वो मेरी शोखी का लुत्फ़ लेती, मगर यहाँ तो फ़कत कागज़ी शादी होकर रह गई थी। ये क्या हरकत है? आवाज़ और लहजा काफ़ी अच्छा था, मगर मैं इग्नोर कर गया। बाद में आके यूं हक मत जताओ, मैंने खासा जताने वाले अंदाज में कहा और उसके साकित जामत वजूद को नज़रअंदाज करते हुए खुद पर अच्छी तरह परफ्यूम उंडेल कर अकेला ही नीचे चला आया। वो तीनों मुझे अकेले आते देखकर नाराज़ होने लगी। अम्मी के तासुरात देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनको बहुत बुरा लगा है। मैं उनसे नज़रें चुरा गया। वो तीनों हमारा नाश्ता लेकर आई थी। आई एम सॉरी लेडीज़, लेकिन उधर ज़रा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए मुझे तन्हा आना पड़ा। मैं शरारत से कहते हुए अम्मी के साथ सोफ़े पर बैठ गया। क्या कॉम्प्लेक्स? भाई देखो ना मुझे हैंडसम स्मार्ट बंदे के साथ चलते हुए खुद ब खुद ही, मैं शोखिया में इतराहट से बोला तो उन्होंने शोर मचा दिया। शायद परी का हुस्न देखकर आपकी दिमागी हालत काफ़ी मुतासिर हुई है। निशा ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं भी हंस दिया। थोड़ी देर के बाद रूही और शिवा जाकर पन्निया को ले आई। मैंने एक सरसरी निगाह उस पर डाली। वो कामदार फिरोज़ी चाइना सिल्क के लिबास में मलबूस थी, खुले बाल दुपट्टे से झांक रहे थे। अम्मी ने उसकी पेशानी चूम ली। अभी नाश्ता लगा ही रही थी कि वो चारों भी आ गए, जिनके बगैर मैं अधूरा था। तो ये मज़े हो रहे हैं, हम उधर शामियाने लगा रहे हैं और उधर तो दावते उड़ा रहा है। फैसल आते ही मुझ पर उलट पड़ा, फिर निशा के साथ वाली कुर्सी पर हाथ रखकर ज़रा सा झुका। क्या यहाँ बैठने की इजाज़त है? इस कदर मान से पूछा गया कि जवाबंद कोई काफिर ही होता जो इनकार कर देता। बाकी तीनों बहुत ज़ोर से खांसे तो निशा घबरा गई। इन्हें टीबी है, फैसल ने इत्मीनान से हलवा पूरी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा तो वो सब हंस दिए। सऊद ने उसे मुक्का जड़ दिया। आतिफ को बेपरवाह और कदरे बेनियाज सी शीना बहुत पसंद आई थी। वो बार बार कोई ना कोई खाने की चीज़ उठाकर उसे पेश कर रहा था। मैं कई बार उसे घूर चुका था, मगर वो गधा मुझे देखने पर राज़ी ही नहीं था। आंखें जैसे शिवा पर ही फिट होकर रह गई थी। तब उसे ये बताने के लिए कि ऐसी हरकत करता हुआ बिल्कुल उल्लू का पट्ठा लग रहा है, मैंने ज़ोर से उसके पाँव पर अपना पाँव दे मारा। वो कराकर सीधा हुआ, फिर मुझे घूरते हुए कदरे सरगोशी में दांत पीस कर बोला, तुम्हारी हो गई है ना, इसीलिए अब जेलस। मैंने उसे चढ़ाया तो उसने माई फुट कहकर नतने फुला लिए। मुझे उसकी फूली सूरत देखकर हंसी आने लगी। ओके निशा, मैंने दाईं साइड पर बैठी निशा के हाथ पर हाथ रखा तो उसके साथ बैठे फैसल को अचानक ही खांसी लग गई। फ़िलहाल तो हमें शाम के फंक्शन की तैयारी देखनी है, फिर मुलाकात होगी। मैंने फैसल की खांसी को नज़रअंदाज करते हुए कहा तो अम्मी ने घूर कर देखा। हम आप दोनों के लिए नाश्ता लाए हैं और आप हैं कि चखने के भी रवादार नहीं। रूही ने मेरी क्लास लेनी शुरू कर दी। एक्चुअली मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेता, सिर्फ चाय पीता हूँ, मैंने रसान से जवाब दिया। तो अब की बार निशा ने हमला किया। कभी कभार रूटीन तोड़ भी देनी चाहिए, बरसों पुरानी आदत है, छूटते ही छूटेगी। मैंने खीज़ी से कहा। अपनी बात पर मैं सामने बैठी पन्निया की नज़रें बेख्तियार अपनी तरफ उठती महसूस कर चुका था। अम्मी की निगाहों की तपिश भी मुझे महसूस हो रही थी, मगर मैं ससुराल से आया नाश्ता चखना भी नहीं चाहता था। मैं उनके पैसों की किसी चीज़ का भी रवादार नहीं था। मैंने उन चारों को उठने का कहा, मगर वो मेरी तरफ बिल्कुल भी मतवज्जा नहीं हुए। नाश्ते और लड़कियों में बहरहाल मुझसे ज़्यादा अट्रैक्शन थी। थोड़ी देर बैठो, इधर उधर देखो, हम बस उठ ही रहे हैं। फैसल ने मैनीखेज़ अंदाज में मुझे मशवरा दिया और तसल्ली एक साथ दिए तो मैं तिल मिला उठा। पुरतकल्लुफ़ नाश्ते की इश्तहा अंगेज़ महक मैदे को बुरी तरह मुतासिर कर रही थी, मगर मैं बमुश्किल ख़ुद पर जबर किए हुए था और अम्मी मेरी हालत से बेखबर नहीं थी, मगर मैं मुसलसल उनकी घूरने वाली नज़रों को नज़रअंदाज कर रहा था। और फिर उन्होंने नाश्ता ख़त्म कर ही लिया। बाहर आकर मैंने फैसल को धमोका झड़ा। खा तो ऐसे रहे थे जैसे तेरे ससुराल से आया हो। मेरी जलसी मड़ाई तो वो डटाई से हंसा। अनकरीब वहाँ से भी आएगा, हमसाए में ही निशा का घर है। ये बड़ा कमीना है, तेरी साली पर नज़र है इसकी। आतिफ ने मुझे भड़काने की कोशिश की तो वो दांत पीस कर बोला, और तूने तो जैसे उसके साले पर नज़र रखी हुई है।
आतिफ सहम कर मेरे पीछे छुप गया। गाड़ी में बैठने तक उनकी झड़प जारी थी। अब बस भी करो यार, सऊद ने उन्हें घूरा था। मैं फ्रंट सीट पर विराजमान था। आदिल ने ड्राइविंग सीट संभाल रखी थी, जबकि बाकी तीनों पीछे पीछे थे। और भाई तुम सुनाओ, कैसी गुजरी? आदिल का अंदाज शोखी शरारत से पुर था। फैसल और आतिफ भी अपनी लड़ाई भूलकर हमारी तरफ मतवज्जा हुए, तो मैं भी पूरी तरह उन्हें सताने के मूड में आ गया। कुछ मत पूछो यार, क्या हो गया मेरे साथ? मैंने आंखें मूंद कर सर बैग से लगाकर झूमते हुए कहा, तो उनका तजस्सुस हदों को छूने लगा। क्या हो गया? फैसल और सऊद उचक्कर आधे मुझ पर गिरे, साथ ही गाड़ी लहराई। आतिफ गलती से आदिल के कंधे पर चढ़ गया था। ओए खबीसो, मुझे बेसाख्ता हंसी ने आ लिया। तुम कुछ बता रहे थे? फैसल बेताब हुआ। मेरी हालत से तुम्हें नहीं पता चलता? मैंने बमुश्किल हंसी रोक कर आह भरी, तो वो तीनों पिछले सीट से उचके। आतिफ ने बाकायदा मेरा मुंह अपनी तरफ घुमाया। चंद लम्हों तक अच्छी तरह जायज़ा लिया गया। यार वाकई इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। थप्पड़ों के निशान बहुत वाजे हैं, एक आंख पर नील भी पड़ा हुआ है। ये गहरा तज्जिया मोहतरम फैसल मसूद का था। मैंने झटके से मुंह फेर लिया। तुम लोग बहुत कमीने हो। मेरे फतवा सादर करने पर वो यूं हंसे जैसे मैंने जाने उनकी किन पोशीदा खूबियों पर रोशनी डाल दी हो। मैरिज हॉल में तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। वापसी पर शाम की तकरीब तक हमारा फैसल के घर बैठने का प्रोग्राम था, मगर हज़ार वादे करने पर कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, अम्मी ने मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी। वो चारों भी मुझे हरी झंडी दिखाकर गायब हो गए। मैं मुंह बनाकर अम्मी के बिस्तर पर गिर पड़ा। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? कल जब भाई साहब तुम्हारे पास बैठते थे, तुम्हारी शक्ल पर जो बेजारी थी, और सुबह तुमने नाश्ता ना करके क्या साबित किया? अम्मी तो उलट ही पड़ी। मैं बड़े सुकून से उनकी बातें सुन रहा था। ये सब सामने की बातें थी, और यूं भी मैंने उस शख्स से नफ़रत को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की थी। आप जानते हैं कि उस शख्स से मुझे नफ़रत है। मैंने उन्हें याद दिलाई। ये बात मैं बचपन से ही वक्तन फ़वक्तन उन्हें बताया करता था। जब कभी हम पर मुश्किल वक्त आता, मैं ये जुमला ज़रूर दोहराता, दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपनी इस्लाह करो। वो चिढ़कर बोली, मगर मुझ पे ऐसी शर्म दिलाओ बातों का कोई असर नहीं था। मैं उठ खड़ा हुआ। आपके कहने से मैंने इस नफ़रत से बरतरफ नहीं हो जाऊंगा। मुझे उस शख्स से नफ़रत है और रहेगी। जो तलखियाँ मेरे अंदर भर चुकी हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सिर्फ़ आपकी ज़बान और इज़्ज़त की खातिर मैं इस शादी पर रजामंद हुआ हूँ, वरना इस शख्स के दर पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। बकवास मत करो ताबिश। वो गुस्से से कपकपा रही थी। मैं एहतियातन उनसे दूर खड़ा हो गया, क्योंकि कभी कभार वो मुझे एक आध झांपड़ भी रसीद कर दिया करती थी। तुमने मेरे भाई पर कोई एहसान नहीं किया। लाखों में एक है मेरी भतीजी। जाने तुम जैसे नालायक में उन्हें क्या नज़र आ गया। शुक्र करो कि बरसों से टूटे रिश्ते जुड़ गए। उनके यूं वाशगाफ अल्फाज पर परनिया से मोहब्बत का इजहार करने पर मैं सुलग उठा। बरसों से हम नहीं वो तोड़े बैठे थे रिश्ते, और इतनी ही भांजे से मोहब्बत थी। तो ये मोहब्बत तब क्यों ना जागी जब हम यतीम हो गए थे, जब 2 वक्त की रोटी नहीं थी खाने को। कभी आकर हमसे पूछा कि जिंदा भी हैं या मर गए? उन्होंने तो दस्ते शफ़क़त तक नहीं फेरा हमारे सरों पर। माँ, हम तो उनकी झूठी मोहब्बत से ही बहल जाते। ना देते वो मालो दौलत हमें, ना पूछते कि हमारे पेट में कुछ है या नहीं। सिर्फ एक बार वो हमारे सरों पर हाथ ही रख देते, रूखा प्यार ही दे देते। तो आज अगर आप मुझे उनके लिए जान देने के लिए भी कहती तो मैं कमी ना करता, मगर अब। मैंने सुलगते भड़कते लहजे में कहते हुए लब भींच कर नफ़ी में सर हिलाया। मेरी आंखें जलने लगी थी। अम्मी रोने लगी। ना बेटा, इतना गुस्सा नफरत अच्छी नहीं। अब तो खुद उन्होंने बेटी दी है इस घर में। भूल जाएं कि आपकी मोहब्बत में उन्होंने बेटी दी है। ये सब मेरी जॉब और उस शानदार घर का कमाल है, मैंने इस्तेज़ाइया कहा, और फिर गोया उन्हें बावर कराया। आपने शायद उनकी बेगम की तराई हुई शक्ल और अकड़ी हुई गर्दन नहीं देखी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो बेटी देने के बाद गर्दन भी तुम्हारे कदमों में झुका देते? खुदा का खौफ करो ताबी। वो बिगड़ने लगी। मैंने और बेखौफी दिखाना चाहिए तो उन्होंने मुझे झाड़ दिया। और ये जो तुम हर 2 मिनट के बाद उठकर चल देते हो, ये ख़त्म करो। अपनी बीवी को भी टाइम दो। शाम को फिर फंक्शन है, थोड़ा आराम करो जाकर। मैं बिल्कुल भी आराम के मूड में नहीं हूँ। मैंने मुंह फैलाकर खफगी जाहिर करनी चाहिए, मगर वो कतई मुतासिर नहीं हुई। मैं पन्निया से तुम्हारी कोई शिकायत ना सुनूं ताबी। वो मुझे वार्निंग दे रही थी और मेरी सोचे तखरीब काराना हो रही थी। कभी नहीं सुनेगी, क्योंकि मैं उसका गला ही दबा दूंगा, ना रहेगा बांस। मैंने सर झटकर कदरे बेजारी का इजहार किया तो वो शुरू हो गई। तुम बहुत ढीठ होते जा रहे हो। ये सब मेरा कसूर है। मैंने ही लाड प्यार से तुम्हें सर चढ़ा लिया है, मगर वो भी मुझे इतनी ही अजीज़ है। ये याद रखो कि अगर तुमने उससे कोई ज़्यादती की तो मैं उसकी हिमायत करूँगी, ना कि तुम्हारी। उनकी बात पर मेरा तो तन मन जलाकर खाकस्तर कर दिया। आप सिर्फ मेरी अम्मी हैं, मैंने मचल कर कहा। तो वो बेनियाजी से बोली, मैं उसकी भी माँ हूँ। तो फिर सीने से लगा कर रखिएगा अपनी बेटी को। मैं तिलमिलाकर उठ खड़ा हुआ।
अपने कमरे में जाना सीधे, वो सख्ती से बोली तो मैं पैर पटकता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रास्ते में तारी टकराया, उसकी हंसी ने मुझे और मुश्तिल कर दिया। मैंने उसके इशारे पर घूंसा रसीद किया तो वो मुंह बसूरने लगा। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और उससे भी ज़्यादा ज़ोर से बंद किया ताकि उसे अच्छी तरह मेरे गुस्से का पता चल सके। वो बिस्तर पर लेटी थी, हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैं बिगड़े हुए मूड में उसके सामने जा खड़ा हुआ। मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ है, अगर तुमने उनसे ज़्यादा ताल्लुकात बनाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैंने खड़े लहजे में उसे धमकी दी। वो अभी पलकें झपकती मेरी बात समझने की कोशिश कर ही रही थी कि मैं उसे घूरते हुए बिस्तर पर आड़ा तिरछा सा गिर गया। वो मुझसे बहुत करीब थी, घबरा के उठ खड़ी हुई। और सुनो, अब तुम इस घर में आ ही गई हो, मेरे एहसान की बदौलत तो मेरे तमाम काम तुम्हारे ज़िम्मे हैं। अगर मैंने अम्मी को कोई भी काम करते देख लिया तो अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मैंने सख्ती से कहते हुए उसे घूरा। वो कदरे सहमी हुई थी। हो सकता है कि वो भी अपनी कज़न्स की तरह बोल्ड हो, मगर मेरी सख्त तबीयत और गैर मुतवक्का हालात उसे सुध-बुध भुलाए हुए थे। और मैं भी चाह रहा था कि शुरू ही से उसे खूब रोब में रखूं ताकि मामू साहब से खूब अच्छी तरह बदला लिया जा सके। अभी उन्हें भी पता चले कि मजबूरी किस चिड़िया का नाम है और इसकी खातिर इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है। अब पता नहीं मेरा ये अमल दुरुस्त था या नहीं, मगर मेरे दिलो दिमाग पर इस पर पूरी तरह मुत्तफिक थे। उस वक्त मैं अम्मी से होने वाली बहस का सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा था। तुमने सुन लिया मैंने क्या कहा? मैंने खुरदरे लहजे में पूछा। हालांकि जितने जोश से मैं बोल रहा था उम्मीद वासिक थी कि वो मैके में बैठी भी सुन लेती। उसने आहिस्तगी से इस बात में सर हिला दिया। तब मैंने गहरी सांस लेकर आंखें मूंदी और इत्मीनान से बोला, तो फिर मेरे जूते उतार दो ज़रा। ये अंदाज़ था उसे उसकी औकात बताने का। मैंने आंखों की झिरी में से देखा, वो बहुत बेयकीनी से मुझे देख रही थी। सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने आंखें खोलकर तल्खी से कहा तो वो आगे बढ़ी और झुककर मेरे जूते उतारने लगी। कभी उसका दुपट्टा शान से झलकने लगता, कभी उसके बाल रुकावट बनने लगते। वह मुश्किल उसने मेरे जूते उतारे। वो मैं दोनों हाथ सर के नीचे बांधे बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। उसकी आंखें मुतवर्रम थी और मैं उनमें तैरती नमी देख चुका था, मगर मुझ पर ज़रा भी असर नहीं हुआ। वलीमे की तकरीब बखैर खूबी गुजरी। रात को मामू साहब बेटी और दामाद को साथ ले जाने पर बज़िद हुए तो मैंने साफ इनकार कर दिया। पन्निया ने मल्तजियाना अंदाज में मुझे देखा। जवाबन मैंने उसे घूर कर देखा। सब लोग जा चुके थे। अम्मी ने मुझे घूरा। अम्मी, मैं बहुत थका हूँ, मैंने कहना चाहा, मगर अम्मी ने मेरी बात काट दी। वहाँ जाकर भी तो आराम ही करना है, वो कत्तई अंदाज में बोली। साथ ही मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो मारे बांधे मुझे मामू साहब की शानदार सी गाड़ी में उनकी लाडली के साथ बैठना पड़ा। इंतहाई दीदा जेब कामदार फ़ॉन कलर लहंगे और भारी जेवरात में उसकी छब निराली थी, मगर मैं उसे देखने का रवादार नहीं था। हमारा नहायत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रिश्तेदार थे कि उमड़े पड़ रहे थे। मैं अंदर से सख्त तपा हुआ था, मगर बज़ाहिर सबके साथ हंस बोल रहा था। शीबा, रूही और निशा अब भी नाक में दम किए दे रही थी। आधी रात को मेहमानों के जाने पर यह हंगामा था। मामू साहब को मेरा तना हुआ चेहरा और बिगड़े बिगड़े अंदाज किसी गड़बड़ का एहसास दिला रहे थे। उन्होंने सोचा होगा कि बेटा भी माँ ही के जैसा है, मिल बैठने का शौकीन होगा, मगर अब वो यकीनन चौकन्ने हो गए थे। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं अब आराम करना चाहता हूँ। मेरे अंदाज़ व अतवार पर वो चुप से हो गए। ममानी साहिबा मुझे और पन्निया को कमरे तक छोड़ दी। किस कदर चिपकू है तुम्हारे वालिदैन? कमरे में पहुँचते ही उसका दिल जलाना अपना फ़र्ज समझा। वह तड़प उठी। आप ज़रा सोच समझकर बात किया करें। और शट अप, मैं हाथ हिलाकर बेपरवाही से कहता बिस्तर पर दराज हो गया। वो तासुब से मुझे देखने के बाद दुपट्टे में लगी सेफ्टी पिन्ने उतारने लगी। मैंने नज़रें घुमाकर कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ये यकीनन पन्निया का कमरा था, क्योंकि दीवारों पर उसकी बड़े साइज़ में तस्वीरें आवेज़ा थीं। तभी वो मेरी तरफ मुड़ी। आपके कपड़े भी वार्डरोब में मौजूद हैं, चेंज कर लें। बचपन से आज तक उनका मुझ पर कोई एहसान नहीं, अब ये मेहरबानियाँ भी कबूल नहीं करूँगा। मेरे लहजे की तलखी पर वो घबरा गई, फिर जल्द ही खुद को संभाल कर मेरे सामने आ खड़ी हुई। आप बेहद चालबाज इंसान हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ बदला लेने की खातिर मुझसे शादी की है। उसकी भूरी आंखों में दुख और तासिफ था। ज़हीन हो। मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज में उसे सराहा तो वो तल्खी से बोली, ज़हीन होती तो आपसे कम से कम शादी करती। अब तो कर ली है, अब तो कर ली ना, लकीर पीटने से क्या फ़ायदा? मैंने महजूज होते कहा तो वो झटके से पलट कर ड्रेसिंग रूम में चली गई। मैं इस तरह भी अंदाज में सर हिलाता यूं ही कमरे की मुनफरिद डेकोरेशन पर गौर करने लगा। वो कपड़े तब्दील करने के बाद बाहर निकली और आईने के सामने बैठकर मेकअप साफ़ करने लगी।
जब वो बिस्तर पर आने लगी तो मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। मेरे जूते भी उतार दो, मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ, वो तल्खी से बोली। मैंने उसे ऐसे कौन से हकूक दे दिए थे जो वो ये बर्दाश्त करती। बहरहाल उसकी बहादुरी पर मेरी आंखें पूरी खुल गई। मैंने सराहा, गुड चेंज, मगर बीवी तो हो ना, ये काम बीवियाँ ही करती हैं। मैं आपकी बीवी भी नहीं, सिर्फ कागजी रिश्ता है हमारा, वो चटक कर बोली। तो मैंने अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर खींचा। वो बिस्तर पर आन गिरी। उसके संभलने से पहले ही मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। मेरी जबरी जसारत ने उसे शशदर कर दिया। वो मुश्किल मुझे झटक कर उठी थी। अब क्या ख्याल है, अब तो उतार सकती हो ना जूते, मैंने फातिहाना अंदाज में पूछा। तो वो फ़ौरन पलटकर बाथरूम में घुस गई। सुबह मैंने नाश्ते से पहले ही वापसी का शोर मचा दिया। मामू मामानी बौखलाए हुए थे, अलबत्ता वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। बेटा क्या प्रॉब्लम है, बताओ तो सही, मामू साहब ने बेहद प्यार से पूछा। तो मैं सोचे बगैर न रह सका कि अगर इस कदर प्यार से बचपन ही में पूछ लिया होता तो आज ये सवाल पूछने की नौबत न आती। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको बताना ज़रूरी नहीं। मैंने बेहद रूखेपन का मुजाहरा किया तो लहजा भर को वो चुप रह गई। मगर बेटा अभी मिलने जुलने वाले आ जाएंगे और फिर नाश्ता हमारे घर में भी बनता है, और मैं नहीं चाहता कि रात की तरह मैं सुबह भी भूखा रहूं। मेरे सफ़ा चट अंदाज पर वो बताई और मैं घिरे पड़निया को देखने लगे जो इस तरह भी अंदाज में हाथ मसलती लब कुचल रही थी। कुछ तो पता चले आखिर क्या बात है। मुमानी साहिबा रूहान सी होने लगी। जहाँ आप लोगों ने इतने साल बेखबरी में गुजार दिए वहीं ये मौका भी गुजर जाने दे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे तंज़ो इस्तेहज़ा से भरपूर लहजे ने मामू साहब को भी छलका दिया। तो फिर तुम जाओ, पनिया नाश्ता करके जाएगी। ओके, अगर आप इसे यहीं रखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे पुरसुकून अंदाज पर वो बेचैन हो गई। मेरे लबो लहजे से वाकिफ़ जो हो चुकी थी, फ़ौरन बोल उठी, नहीं पापा, मैं फिर आ जाऊँगी, अभी जाने दें। उन सब के एहतजाज के बावजूद मैं उसे सिंपल से नाइट सूट में घर ले आया। इतना ज़रूर किया कि उनकी गाड़ी ड्राइवर समेत कबूल कर ली। ताबी खैर तो है ना। अम्मी हैरान और परेशान थी। अब नाश्ते के वक्त हम दुल्हे दुल्हाए मुँह लिए घर में मौजूद थे तो उनका ये सवाल बिल्कुल जायज़ था। बिल्कुल खैर है, मैं इत्मीनान से कहते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गया। अम्मी ने परेशानी से पनिया को देखा जब वो मुश्किल खुद पर काबू पा रही थी, मगर उनके कुछ पूछने से पहले ही वो तेज़ी से ऊपर चली गई। मैं तारी के साथ नाश्ते में शामिल हो गया। ताबी मैं क्या पूछ रही हूँ, अम्मी बहुत गुस्से में थी। जी पूछिए अम्मी जान, मैंने बेहद फर्माबरदारी से कहते हुए तारी के हाथ पर थप्पड़ रसीद किया जो अपना चाय का कप मेरे आगे से उठाने वाला था। तासुफ से मुझे देख कर रह गया। तुम लोग लड़कर आए हो, उन्हें वहम सा हुआ। मेरी शक्ल क्या जीरे पहलवान से मिलने लगी है। मैं हंसा तो तारी ने भी मेरा साथ दिया, मगर अम्मी के गुस्से का वही आलम था। फजूल बातें मत करो, क्यों आए हो वहाँ से नाश्ते के बगैर। आपके हाथ के नाश्ते की ऐसी आदत पड़ी है कि बस इसीलिए वहाँ नाश्ता नहीं किया। मैंने बात बनाई, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि असल बात क्या है। वो दांत पीस कर बोली तो मैं झिंझला गया। तो फिर पूछती क्यों है, परी को किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम। वो बिगड़ने लगी। आप उससे चाहे पूछ लीजिएगा, मैंने उसे कहा था कि वो रहे वहीं। वो खुद ही मेरे साथ चल पड़ी। और जब बेटी ही बाप के घर के नाश्ते से कोई रगबत नहीं तो फिर मैं तो दामाद हूँ। मैंने बहुत होशियारी से अपनी सफाई पेश की तो अब की बार उन्होंने मज़ीद बहस करने के बजाय मेरे आगे से नाश्ते की चीज़ें हटा ली। ये क्या कर रही हैं आप, मैं बिलबला उठा। रात का खाना भी नहीं खाया मैंने। कमीने हो तुम, ना शुक्रे हो, और अब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाया करूँगी अपने लिए, चाहे अब तुम जहाँ से भी बंदोबस्त करो। वो उस समय बहुत बेदर्द बन गई। तारी ने मेरी भी बस शक्ल देखकर कहका लगाया था, तब मेरी अना जाग उठी। ऐसे है तो ऐसे ही सही, नहीं खाऊंगा आपके हाथ का खाना और नाश्ता। मैंने अपनी तरफ से उन्हें जज्बाती करने की कोशिश की थी, मगर वो अनसुनी करती किचन में चली गईं। ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है, मैं तिल मिलाया। चुड़ैल नहीं परी, उसने हंसकर सही तसी की तो मैंने उसे घूरा। चमचे तुम आराम से रहो। कुछ देर खामोशी छाई रही। तारी नाश्ते में मगन था। मेरे अंदर फिर खुदबुद मची। सिर्फ उसकी वजह से मेरी अम्मी मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही है। मैंने मचल कर तारी की हमदर्दी हासिल करनी चाहिए, मगर वो मुझसे ज़्यादा नाश्ते में इंटरेस्टेड था। मैंने खजालत दूर करने के लिए एक झांपड़ रसीद किया। तुम बहुत खबीस हो, मेरी हमदर्दी ही में कुछ बक दो। हमदर्दी में आपको बकवास चाहिए। वो भी मेरा ही भाई था, इत्मीनान से पूछ कर दिल जला रहा था। तुम वही कर दो तो गनीमत होगी, मैं जल कर बोला तो वो हंसने लगा। तो मैं देखा अम्मी मेरे साथ वो सलूक कर रही हैं जो उन्हें अपनी बहू से करना चाहिए। अम्मी नई मिसाल कायम करेंगी। मेरे शिकायती अंदाज पर वो मुंह फाड़ कर हंसा। ठीक है, यूं है तो यूं ही सही। मैं अम्मी को सुनाने के लिए ज़ोर से बोलता हुआ खड़ा हो गया। अब मैं भी सिर्फ अपनी मर्जी चलाऊंगा, मुझे कोई ना रोके, मैंने दो टोक अल्फाज में कहा। तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि जोश जज्बात में मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बुलंद हो गई थी, क्योंकि अम्मी फ़ौरन किचन से निकल आई थी। मैं खज्जल सा हो गया।
जो जी में आए करो, उसके लिए अखबार में इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं। वो गर्मा गर्म पराठा तारी के आगे रखते हुए लातल्लुकी से बोली, जाहिर है वो तो मिल बैठी थी, अब मेरा चाहे जो भी बनता उन्हें क्या फ़र्क पड़ता। मैं जलता कलसता पैर पटकता सीढ़ियाँ तय करता कमरे में आ गया। गुस्से के आलम में भूख और भी शिद्दत इख्तियार कर गई। वो बिस्तर पर ऊंधी लेटी थी। मुझे पहली नज़र में ही पता चल गया कि वो रो रही है। मेरे दिल को यह गुना सुकून सा मिला, मगर भूख में अफाका फिर भी नहीं हुआ। तुम किस बात का शोक मना रही हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा तो वो फौरन सीधी हो बैठी। जो सलूक आप मेरे साथ मेरे वालिदैन के साथ करें उसी का शोक मना रही हूँ। बेबसी उसकी रंधी हुई आवाज़ से मुतरस्सा थी। वेरी गुड, यानी कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, मैं बेहद सुकून से बोला तो वो मुतासिफ अंदाज में मुझे देखने लगी। आप एक ही बार क्यों नहीं बता देते कि आप क्या चाहते हैं? वह शिकस्त खुर्दा अंदाज में पूछ रही थी। मेरे होंठों पे बेसाख्ता किस्म की मुस्कुराहट फैल गई। मैंने पहली बार गौर से उसे देखा तो वो डिस्टर्ब होने लगी। पहले उसने पलकें उठाकर मुझे देखा, फिर पलकें झुका ली। उसके बाद बालों की लट को बिला वजह कान के पीछे अड़सा, फिर उंगलियां चटखाने लगी। तुम बेफिक्र रहो, तुमसे मैं कुछ नहीं चाहता, समझी? कुछ भी नहीं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पल भर में उसके वजूद की नफ़ी कर दी तो वह सारा हिजाब भूले एकटक मुझे देखी गई। उसके चेहरे पर दुख और बेयकीनी थी। उसकी आंखों में पानी तैरने लगा। तब मैं कुछ अजीब सा महसूस करते हुए सर झटक कर पलटा और बाथरूम में घुस गया। अभी मुझे बाजार से नाश्ता भी लाना था। उसने मेरे साथ नाश्ता नहीं किया। हो सकता है कि अम्मी ने उसे अपने हाथ से करा दिया हो, क्योंकि जब मैं नाश्ते का सामान लेकर आया तो वो उन्हीं के पास बैठी थी। मगर रात को मैंने उस पर अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया कि आइंदा से मेरा हर काम उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो नाश्ता बनाना हो या कपड़े इस्त्री करना। और वो मेरे अहकामात खामोशी से सुनती रही, मगर उसके लिए उनके अहकामात को बजा लाना किस कदर मुश्किल था इसका अंदाज़ा मुझे हफ्ता भर में ही हो गया था। वो लड़की जिसने होश संभालते ही घर में नौकरों की फौज देखी हो, वो मेरे जूते कैसे पॉलिश कर सकती थी, मेरे कपड़े कैसे इस्त्री कर सकती थी, नाश्ता बनाना तो दूर की बात थी। चंद दिनों में ही मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी अबतर हो गई। अलमारी खोलता तो हर कपड़ा फरते जज्बात से गले आन मिलता। हर चीज़ ढूंढने पर मिल जाती, मगर नहीं मिलती तो वो चीज़ जिसकी ज़रूरत होती। मुझे बैंक से अच्छी खासी देर हो गई और उसकी वजह वो इंग्लिश मूवी थी जो मैं रात देर तक देखता रहा। मैं फ़ौरन गुस्ल के लिए दाखिल हुआ, मगर दूसरे ही लम्हे बाहर भी निकला। मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो बस मैं भी प्रेस करके देती हूँ। वो गड़बड़ाई तो मैं उसे कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देखता बाथरूम में घुस गया। मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा देता। मारे बांधे उसने मेरा सूट प्रेस किया था। पैंट का हशर देखकर तो मेरा खून खोलने लगा। मैं बाथरूम से ही दहाड़ा था। कितनी बार तुम्हें कहा है कि शलवार की तरह इसे प्रेस नहीं करते, जाहिल। बमुश्किल मेरी तैयारी अमल में आई। मैं बाहर निकला तो वो अलमारी में सर घुसाए खड़ी थी और कदमों के पास कपड़ों का ढेर लगाती जा रही थी। मैं दांत पीसता बिस्तर पर बैठकर जल्दी जल्दी जुराबें पहनने लगा। मेरी नज़र मुस्तकिल वॉल क्लॉक पर थी। ठीक 15 या 20 मिनट के बाद मेरी बेहद इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और मैं अभी तैयारी में ही अटका था। जुराबें पहनने के बाद मैं बूट उठाने के लिए झुका तो झुका ही रह गया। नीचे काले बूट पड़े थे, मेरा मुंह चिढ़ा रहे थे। तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं कि इस सूट के साथ ब्राउन शूज़ होने चाहिए? मैं तैश के आलम में गोया हुआ तो उसने जल्दी से ब्राउन शूज़ निकाल कर मेरे सामने ला रखे जो धूल से अटे हुए थे। ओह गॉड! मैंने दांत पर दांत जमाकर गुस्सा जब्त किया और फिर उसी का दुपट्टा पकड़कर जूते साफ करके पहनने लगा। अब रुमाल और टाई दे दो, या वो भी। मैंने उसे सर पे खड़े देखकर गुस्से से कहा तो वो अलमारी की तरफ भागी। मैंने बालों को उल्टा सीधा संवारा और ब्रीफकेस चेक करता जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो मेरी जानिब लपकी। ये आपकी टाई। मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश, मैं बेहद तल्खी से कहता टाई पकड़कर तेज़ी से बाहर निकल आया। सीढ़ियों के आखिर पर अम्मी से मुलाकात हुई तो मैं नाराज़गी से उन्हें खुदाफिज कहता तेज़ कदमों से चलता हुआ पोर्च में आ गया। बैंक पहुंचने तक, मीटिंग के दौरान और ऑफ होने तक मेरा दिमाग बराबर उबलता रहा। इतनी बुरी हालत में ऑफिस आने का मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो इस कदर जाहिल लड़की थी कि रात को कभी मेरी चीज़ें तैयार करके नहीं रखती थी। वापसी पर शाम को मैं आहिस्तगी से गाड़ी ड्राइव करते हुए अपनी ज़िंदगी के उस अलमिया पर संजीदगी से गौर कर रहा था। हफ्ता भर से मैं बाहर से नाश्ता और खाना खा रहा था, जबकि वो बड़े धड़ल्ले से अम्मी और तारी के साथ खाती थी। अगर सोचा जाता तो सिर्फ मेरा ही नुकसान हो रहा था, बाकी तो हर कोई मौज में था। जिसकी वजह से मैं ये सब भुगत रहा था वो तो बहुत तमानियत से ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी कनपटियाँ सुलगने लगी। मैं सीधा घर नहीं गया, बस इधर उधर गाड़ी घुमाता रहा, कुछ सोचता समझता रहा और जब एक बाकायदा लाया अमल तय कर लिया तब गाड़ी का रुख मैंने होटल की तरफ कर दिया। मैं घर पहुंचता तो जाते ही अम्मी से टकराव हो गया। ये टाइम है तुम्हारे आने का, कहाँ थे? इस सवाल का जवाब सिर्फ यही दूंगा कि यह सब आपकी ज़िद का नतीजा है।
मैं बेइतनाई से कहता तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगने लगा। अम्मी के तासुरात देखने की ज़हमत नहीं की। जो तमाम फसादात की जड़ थी वो बहुत रिलैक्स मूड में मैगज़ीन देख रही थी। मैंने जाते ही ब्रीफ केस सोफ़े पर फेंका और टाई की नॉट ढीली करता खुद भी साथ ही गिर पड़ा। उसने सिर्फ एक नज़र मुझे देखा था, उसके बाद फिर वो अपनी दिलचस्पी की तरफ मतवज्जा हो गई। मेरे तन बदन में आग सी लग गई। आज से तुम्हारी वजह से मुझे ऑफिस से देर हुई, मैंने गुस्से से कहा तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी। उसकी मासूमियत मुझे चढ़ाने लगी। सबको पता चल गया है कि मेरी बीवी एक फूहड़ और बदसलीका औरत है, जिसे ये भी नहीं पता कि एक बीवी की हैसियत से इसके क्या फ़राइज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तमाम लोगों को पता चल गया है कि मेरे शोहर को भी ये नहीं पता कि एक शोहर की हैसियत से उसके क्या फ़राइज़ हैं। उसका रसान भरा लहजा मुझे लहजा भर को शशदर कर गया। फिर मैं भड़क कर उठा। तुम्हारे से मुतल्लिक कोई भी हक मुझ पर फ़र्ज़ नहीं है। तुम महज मेरा इंतकाम हो और मेरी माँ की ज़िद हो, जिसे मैंने मजबूरन निभाया। उससे आगे का कभी तसव्वुर भी मत करना। कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में तो नहीं। जब मैंने बात शुरू की तो सख्त ऐश भरे लहजे में बोला, मगर उसके चेहरे पर खंडती जर्दी और खौफ सदा तासुरात देखकर खुद ब खुद मेरा अंदाज इस्तेहज़ाइया हो गया। मैं तुम्हें मांगने तुम्हारे दर पर नहीं गया था जो अब तुम्हारी हकूक़ व फ़राइज़ निभाना शुरू कर दूँ। तुम अनचाही हो, समझ आई? अनचाही। मैं लफ्ज़ों की तीर उसकी रूह में उतारते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचाया था। उसकी क्या हालत हो रही है मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दिली तस्कीन से गर्ज़ थी। राजुर रहमान की नाज़ो-पली बेटी को मैंने अपने कदमों की धूल बना दिया था। किस्मत के सितारे गर्दिश में थे। एक वो वक्त था जब कभी हमारे घर में फाका होता तो मैं चुपके चुपके खुदा से दुआ मांगा करता था कि वो हमारे मामू साहब के दिल में रहम डाल दे और वो और कुछ नहीं तो इस एक वक्त के लिए ही हमें खाने को कुछ दे दे। वो सब बातें अब जब मैं सोचता हूँ तो मेरे दिलो दिमाग सुलग उठते हैं। मुझे मालूम था कि मैं सारी उम्र उनकी ज़ालिमाना बेइल्तिफ़ाती को नहीं भुला सकता। अब ये शौक मनाना छोड़ो, उठकर मेरे सुबह के कपड़े प्रेस करो, मेरे रुमाल, जुराबें और टाइयाँ एक जगह पर रखो, मेरे तमाम शूज़ पॉलिश करके रखो, वरना इसके बाद जो होगा उसकी ज़िम्मेदार फ़कत तुम होगी। नाउ स्टैंड अप। मैं बहुत सर्द लहजे में उसे कमा सुना रहा था। उसके उठने से पहले ही मैं बाथरूम में की तरफ बढ़ा, फिर कुछ सोचकर उसकी तरफ पलटा। और आइंदा मेरे इस्त्रीशुदा कपड़े मेरी वापसी से पहले बाथरूम में मौजूद होने चाहिए। अगर अम्मी मेरे ऊपर उसे फ़ौक़ियत ना देती तो शायद मैं इतनी संगदिली से काम ना लेता, मगर अब तो मेरी अना और मेरा गुस्सा ऊद कर आया था। शायद अपने स्कॉर्पियन होने की वजह से। मैं कपड़े तब्दील करके निकला तो वो मेरे कपड़े प्रेस कर रही थी। मैं तमानियत महसूस करता बिस्तर पर आ गया और मैगज़ीन का मुताला करने लगा। तभी उसकी दबी दबी सिसकियों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कपड़े इस्त्री करने के साथ साथ रोने का शुगल भी जारी रखी हुई है। जब मैं मुताला कर रहा हूँ तो मुझे मुकम्मल खामोशी होनी चाहिए, इसलिए अगर तुमने रोना ही है तो बग़ैर आवाज़ के रो। मैंने संगदिली की इंतहा कर दी। एकदम से उसकी सिसकियों की आवाज़ बंद हो गई तो मैं इत्मीनान से मैगज़ीन की तरफ मतवज्जा हो गया। मेरे कपड़े इस्त्री करने के बाद वो अलमारी में सर घुसेड़ कर मेरी दूसरी चीज़ें ढूंढने लगी। आखिर में जब वो मेरे जूते पॉलिश कर रही थी तो मैंने एक अचटती निगाह उस पर डाली। 9 बजे बेसुध सोने वाली रात के 12 बजे नींद में झूम रही थी। कल क्या दिन है? मैंने एकदम ज़ोर से पूछा तो वो तकरीबन उछल पड़ी, फिर नींद से गुलाबी होती आंखों से मुझे देखा। तुम्हें से पूछ रहा हूँ, कल क्या दिन है? मैं चिढ़ गया। संडे, वो थके हुए अंदाज में बोली। तब मैंने इत्मीनान से इसे एक और चिरका लगाया। सुबह मेरे लिए तुम नाश्ता बनाओगी? जी। अब की बार उसकी पूरी आंखें खुल गईं। जी, मैंने तंज़न कहा तो वो मेरे जूते रैक में रखने के बाद हाथ धोकर मेरी तरफ आई। आपने मुझे जो भी कहा, मुझे जैसे भी आता था मैंने कर दिया, मगर आई स्वेयर मुझे नाश्ता बनाना बिल्कुल नहीं आता। उसके सादा सच्चे अंदाज पर मैं चंद लम्हे उसे देखता रहा। पता है पढ़निया रियाजुर रहमान हर इंसान आदी किसी चीज़ का भी नहीं होता, हालात उसे आदी बना देते हैं। तुम भी अपना लोगी हर आदत, मैंने तंज़िया लहजे में कहा तो वो बेबसी से बोली, प्लीज़ ताबिश, मैं आपकी बीवी हूँ, वो मकाम ना सही वो इज़्ज़त तो दे जो एक बीवी को दी जाती है। उसकी आवाज़ में नमी उतर आई तो मैं बेख्तियार हंस दिया। फिर बहुत महसूस होते हुए बोला, तो गोया तुम मुझे भी वैसे ही फांसना चाहती हो जैसे तुम्हारे बाप ने मेरी भोली माँ को शीशे में उतारा। मैं आपकी बीवी हूँ। कोई वो लब भींच कर मेरे होंठों पर मुस्तकिल मुस्कुराहट फैली थी। मुझे समझ नहीं आती कि रात के इस पहर तुम मुझे ये एहसास दिलाकर क्या चाहती हो। वो बच्ची नहीं थी और ना ही मैं ढकी छुपी बात कर रहा था। वो कुव्वत गोयाई से महरूम तासुफ से मुझे देखती रह गई। मैं बेपरवाही से मैगज़ीन साइड टेबल पर डालकर लेट गया। लाइट ऑफ कर दो। सुबह मैं उठा तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने एक निगाह वॉल क्लॉक पर डाली। छुट्टी के रोज़ भी मैं बाकी दिनों की तरह मुकर्ररा वक्त पर उठता था, मगर आज 1 घंटा ज़्यादा हो गया था। मैं फ़्रेश होकर नीचे आया तो वो अम्मी और तारी के साथ नाश्ता कर रही थी। मैंने कुर्सी संभालते ही बगैर किसी को मुखातिब किए नाश्ता तलब किया तो अम्मी उठने लगी।
मैं आपसे नहीं कह रहा, आप मुझे खाने नाश्ते से आग कर चुकी हैं। मैंने बेहद खफगी से उन्हें मना कर दिया। वो झुंझलाई। तो क्या नाश्ता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा? मैं अब अपने घर बार वाला हूँ, जिसकी जिम्मेदारी है वही नाश्ता बनाएगी। मैंने एक निगाह गलत उस पर डाली जो खामोशी से कप के किनारों पर उंगली फेर रही थी। पागल हो गए हो? चंद दिनों की दुल्हन से काम कराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अम्मी मुझे घूरने लगी, मगर मेरा इत्मीनान काबिले दीद था। चंद दिनों की दुल्हन है, बच्ची तो नहीं, और वैसे भी अब उसे हर काम मेरे ही करने चाहिए। फजूल बातें मत करो, मैं बना कर लाती हूँ नाश्ता। वो मेरी बातों को दरख्वास्त जानकर उठी तो मैंने तरफ का पत्ता इस्तेमाल किया। अम्मी आप समझ क्यों नहीं जाती कि मैं उसके हाथ का नाश्ता करना चाह रहा हूँ? जब वक्त आएगा कर लेना भी, तो मैं कभी पसंद नहीं करूँगी कि पनिया किचन में जाए। ये इस घर में मेरे लिए आई है तो काम भी मेरे करेगी। मैंने हरदर्मी से कहा। मुझे इल्म था ज़रा सी भी नरमी दिखाई तो वो मिल बैठेंगी। रिलैक्स भाई, क्या प्रॉब्लम है? तारी ने मेरे शाने पर हाथ रख कर मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा तो मैंने बेरुखी से उसका हाथ छटक दिया। तुमने नाश्ता कर लिया ना? अब सुधारो जिधर सुधारना है। मेरे दिल की जलन ज़बान तक आ गई तो वो हंसने लगा। देखो ताबी, इसे अभी इन कामों का नहीं पता, मैं खुद। अम्मी ने अब प्यार के हथियार से काम लेना चाहा, मगर मैंने उन्हें बात मुकम्मल नहीं करने दी। चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, नाश्ता पनिया ही बनाएगी, वरना मैं घर से कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे अटल लहजे पर अम्मी सर पकड़ कर बैठी रहीं, और पनिया की तो शक्ल 9 बजे ही 12 बजाने लगी थी। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में देखकर वो मरते क्या ना करते कि मस्ताक किचन की तरफ बढ़ी। बहुत बुरा कर रहे हो ताबिश, तुम्हें तो खुद इस्लाह की ज़रूरत है। अम्मी मुझसे खफा होकर चली गई। मैं सुकून से बैठ गया। तब तारी फिर से अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गया। मैंने तीखी नज़रों से उसे देखा, और मेरा लहजा भी मेरी नज़रों से मुख्तलिफ नहीं था। अब अपने बाप के घर के ऐश भूल जाओ, यहाँ तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। ये नखरे मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। एक तो भूख लगी थी, ऊपर से गुस्सा आ रहा था। यानी जल्दी पर तेल का सा काम हुआ। इतनी जल्दी तो नहीं आ जाएगा ना ये सब? वो कदरे ज़िद होकर बोली तो मैं तिल मिला उठा। चाय ही बना दो, फिर वही पी मर लूँ। उसने बेहद खामोशी और इत्मीनान से चाय कप में डालकर मेरे आगे रख दी। चपरासी ने मोतबाना अंदाज में विजिटिंग कार्ड लाकर मेरे सामने रखा तो सरसरी निगाह डालने के बाद मुझे एक बार फिर ध्यान से देखना पड़ा। भेजो उन्हें अंदर, और थोड़ी देर के बाद चाय और साथ में कुछ ले आना। मैंने चपरासी को फारिग किया और ख़ुद फाइल बंद करके रिवॉल्विंग चेयर से टेक लगाकर कदरे रिलैक्स होकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद रियाजुर रहमान मेरे मुकाबिल मौजूद थे। मैं उनके इस्तकबाल में खड़ा नहीं हुआ। अंदर दाखिल होते ही सलाम भी उन्होंने ही किया था। मैंने फ़कत सलाम का जवाब दिया। तशरीफ़ रखिए। मेरा अंदाज़ ऐसा ही था जैसे कोई कारोबारी शख्सियत मुझसे मिलने आ गई हो। बैठते ही उन्होंने तमहीद बांधी। दरअसल मैं कई रोज़ से आना चाह रहा था, मगर मसरूफ़ियत इतनी थी कि बस मैंने उनकी बात के जवाब में मखसूस मेज़बाना जुमले कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। बस इस्तफ़हामिया अंदाज में उन्हें देखता रहा। दरअसल मैं खदीजा के सामने तुमसे बात नहीं करना चाहता था। वो वजाहतन बोले तो मैं चेयर पर झूलते हुए गोया हुआ। ऐसी कौन सी बात है जो अम्मी के सामने नहीं हो सकती? दरअसल बेटा, बात यह है कि परी मेरी इकलौती बेटी है। उन्होंने बहुत नरमी से बात शुरू की, बल्कि बहुत मन्नतों और मुरादों से हमें मिली है, क्योंकि वो शादी के 8 साल बाद हमारी दुनिया में आई है। यही वजह है कि हमें उससे बहुत मोहब्बत है। तुम समझ रहे हो ना, हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है। मैंने शाने उचकाए। लेकिन परी की और बात है। मैं उसे दुख या परेशानी में मुब्तला नहीं देख सकता। कोई भी अपनी औलाद को दुख में नहीं देख सकता। रियाज साहब, मैंने यकलख्त आगे झुकते हुए टेबल की ग्लास टॉप पर बाजू रखते हुए रसान से कहा, जब खुदा ने हमारे सर से बाप की शफकत का साया हटाया, तब हम पर भी बहुत बुरा वक्त आन पड़ा था। हम भूख से बेहाल बिलखते तो हमारी माँ भी हमें देख देख कर रोया करती। मेरी बात इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का थी कि वो जर्द रंगत और पसीने से चमकती पेशानी लिए मुझे देखते रह गए। तभी चपरासी चाय और दीगर लवाजमात का सामान ले आया। चंद लम्हों के लिए मेरे कमरे में खामोशी फैल गई। उसने चाय के कप हम दोनों को के आगे रखे तो मैंने उसे जाने का इशारा किया। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे? मैंने अपना कप उठाते हुए बहुत सुकून से बात शुरू की। आदमी से बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं ताबिश बेटा, और फिर माफ़ कर देने में ही अजमत होती है। वो मेरी और मैं उनकी ढकी छुपी बातों का मतलब अच्छी तरह समझ रहे थे। मैंने उन्हें रियाज साहब कहकर ही अपनी बेगानगी वाज़िया कर दी थी। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, मगर कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनका भुगतान इंसान को दुनिया में ही भुगत कर जाना पड़ता है।
दूसरे लफ्ज़ों में उसे मकाफ़ाते अमल कहते हैं। आप चाय लें, हमारे यहाँ चाय बहुत अच्छी होती है। मैंने दोस्ताना अंदाज में बात करते हुए अचानक ट्रैक बदला। ताबिश, तुम्हें पन्निया का ख्याल करना चाहिए, वो बहुत नाजों में पली है और तुम्हारा रवैया। वो बेबसी से गोया हुए तो मैं दरमियान ही में उनकी बात काट गया। वो मेरी बीवी है और ये मेरा पर्सनल मामला है कि मुझे उसे क्या हैसियत देनी चाहिए और क्या नहीं। वैसे रियाज साहब, एक दौलतमंद शख्स की इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत किसे होती है, उसके कारोबार को या उसके यतीम गरीब रोते बिलखते भांजों को? मेरे लहजे में खफीफ सी काट उतर आई थी और वो सर झुकाए मेरे सामने बैठे थे। उनके पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं था। मैं उनकी बेबसी और बेचारगी से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। यह खुदा की कुदरत थी कि उसने रियाजुर रहमान जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को यूँ मेरे सामने बेबस करके रख दिया था, जो किसी को दरखू एतना नहीं जानता था। अगर मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँ अपनी गलतियों की, तो उन्होंने अचानक ही बेहद थके हुए अंदाज में कहा, तो मुझे उस संग दिल शख्स पर एकदम ढह जाने पर हैरत हुई, मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। अब वक्त गुजर चुका है रियाज साहब, पुलों के नीचे से ही नहीं ऊपर से भी जाने कितना पानी गुजर चुका है। माफ़ी तलाफ़ी की तो गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। ना तो मैं आपकी नवाज़िशात तो भूल सकता हूँ और ना ही आपके एहसानात। मेरी माँ को बिछड़े रिश्ते याद आते थे, मुझे नहीं। और आपकी बेटी से शादी का एहसान सिर्फ मैंने अपनी माँ की मोहब्बत में किया है, इससे ज़्यादा कि आप मुझसे तवक्को मत रखिएगा। मैं बेहद सर्द व सपाट अंदाज में कहता उनकी उम्मीदों पर पानी फेर गया। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ ताबिश, तुम लोग यकीनन हर तरह से मेरी जिम्मेदारी थे, मगर बेटा, मैं खदीजा से माफ़ी मांग चुका हूँ और उसकी सबसे बड़ी ज़मानत मेरी बेटी है। मैंने अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने की कोशिश की है। वो अपनी सच्चाई और मुखलिसी ज़ाहिर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और मैं उन्हें यूं बेबसी और बेचारगी के हिसार में देखना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए बिस्किटों की प्लेट उठाकर उनके सामने रखी। ये लीजिए, मेहमान चाहे कोई भी हो, अच्छी मेज़बानी हमारा वस्फ़ है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो कुछ बोले बगैर उठे और कमरे से निकल गए। मेरे मुस्कुराते लब सिकुड़ गए और मैंने पुरसोच निगाहें उनके चाय के कप पर जमा दी, जिसे उन्होंने छुआ भी नहीं था। रात का खाना मैंने खामोशी से खा लिया, क्योंकि पन्निया के हाथ का खाना खाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। खाने के दौरान मैं मुंतज़िर रहा कि शायद अम्मी अपने भाई साहब के किसी फ़ोन वगैरह का जिक्र करें, मगर ऐसी कोई बात नहीं हुई। आज तुम्हारे वालिद साहब आए थे। कमरे में आते ही मैंने खाता खोल लिया तो बिस्तर झाड़ती वो ठटकी। मैंने बहुत खातिर तवाज़ो की उनकी, मगर वो चाय तक पिए बगैर चले गए। मैं बिस्तर पर नीम दराज होते हुए बोला तो उसके चेहरे पर परेशानी फैल गई। क्या करने आए थे वो? तुम्हारी सिफारिश करने आए थे, मैं तंज़िया अंदाज में बोला। वो हैरत और बेचैनी से मुझे देखने लगी। कैसी सिफारिश? यही कि मैं तुम पर जुल्म और सितम ना करूं, तुम्हें मलका आलिया बनाकर रखूं, तुम्हारे नाज उठाऊं वगैरह वगैरह। मेरे लबो लहजे से झलकता तंज़ो इस्तेहज़ा उससे मख्फी नहीं रह पाया। आपने उनसे, मेरा मतलब है कैसे बिहेव किया उनसे? जैसे सलूक के वो हकदार थे वैसा ही सलूक किया, मैंने बहुत इत्मीनान से कहा। तो वो कितनी देर सर झुकाए बैठी रही। फिर उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे मालूम हुआ कि उसकी आंखें भीग रही थीं। देखें, आपको मैं अच्छी नहीं लगती, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपकी शादी कर दी गई है, तो इसमें सारा कसूर मेरा है। आप मुझसे जो सलूक चाहें करें, मगर प्लीज़ पापा से कुछ मत कहिएगा। उसके रंधे हुए लहजे में इल्तिजा थी। मेरे अंदर ठंडक उतरने लगी। तो गए, अब तुम बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैंने खामखाही तेवरियाँ चढ़ा लीं तो वो घबरा गई। मेरा ये मतलब नहीं था, तुम्हारा यही मतलब है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचना शुरू कर दूं, तुम्हारे बाप के एहसान तले दबा रहूं कि उसने मुझे अपनी फर्जंदी में ले लिया। मैं तल्खी से बोला तो मेरे ऊंचे लहजे पर वो घबरा कर रो दी। इस घर में रहना है तो इसी तरह रहना होगा जैसे मैं चाहूँगा, वरना तुम बहुत शौक़ से अपनी राह अलग कर सकती हो। मैं बेहद सफाकी से बोला तो वो रोना भूलकर मुझे देखने लगी। ताबिश, उसके अंदाज में दुख और तासुफ था, मगर मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। मेरा बस यही जी चाहता था कि मैं रियाजुर रहमान को ज़्यादा से ज़्यादा दुख दूं, ताकि उसे हमारी मजबूरियों का एहसास हो और वो पछताए। वलीमे के बाद वो एक ही दफ़ा अम्मी के साथ मैके गई थी। इसके बाद मैं हज़ार अम्मी के कहने पर भी उसे लेकर नहीं गया। हर दफ़ा मैंने बहानों में बात टाल दी, मगर अब अम्मी का गुस्सा इस कदर तजावुज़ कर चुका था कि मजबूरन मुझे यह नागवार जिम्मेदारी सर अंजाम देनी ही पड़ी। बहुत शौक़ है तुम्हें माँ बाप के घर जाने का, वहीं क्यों नहीं रह जाती? मैंने सारा गुस्सा तलखी की सूरत उस पर उंडेला तो वह खामोशी से सर झुका गई। मैंने तिल मिलाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा। ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है मेरी। सारा रास्ता खामोशी में कटा। बुलंद स्याह गेट के आगे मैंने गाड़ी रोकी तो वो इस्तेजाब से मुझे देखने लगी।
हॉर्न बजाए ना, कोई ज़रूरत नहीं, तुम उतरो और अंदर चली जाओ, मैं रूडली बोला। मेरा अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। ताबिश में आपके साथ भाग के नहीं गई थी, हमारा निकाह हुआ था। उसके अंदाज में तलखी थी। मैंने उसे घूरा। और मैं भी तुम्हें अपनी मर्जी और पसंद से लेकर नहीं गया था। आप अंदर मेरे साथ चलेंगे तो ठीक है, वरना फिर वापस चले चलते हैं। वो बहुत ज़ब्त से मेरी तरफ देखते हुए बोली तो मैं कुछ देर उसकी भूरी आंखों में देखता रहा। फिर पता नहीं किस झोंक में मैंने हॉर्न पर हाथ रख दिया। अंदर हमारा बहुत पुरजोश इस्तकबाल हुआ। निशा भी आई हुई थी, इसलिए मुझे मजबूरन होठों को मुस्कुराहट से सजाए रखना पड़ा। मामू साहब कदरे खामोश थे। परनिया माँ की बजाय बाप के पास बहुत लाड से उनके कंधे से सर टकाए बैठी थी। मैं निशा की तनकीद की जद में था। आप तो वाकई लेकर भागे हुए लगते हैं। सुना था कि बेटी की शादी के बाद दामाद की शक्ल में बेटा मिल जाता है, मगर आप तो हमारी बेटी को भी छीन रहे हैं। वो बहुत तंज से कह रही थी। मैं खफीफ सा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम परनिया से पूछ लो मैं कितना मसरूफ़ रहता हूँ। मैंने उसके सामने अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहिए। वो तो जाहिर है आपकी ही हिमायत करेगी, बीवी जो हुई आपकी। वो चमक कर बोली तो मुझे हंसी आ गई। ये तो तय है कि मैं जितनी भी वजाहतें करूँगा तुम उनको मज़ीद उलझाती जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद से ही मेरे ना आने की वजह सोच लो। मैंने कदरे बेबसी से कहा तो चंद लम्हे मेरी बात पर गौर करने के बाद वो हंस दी। ये हुई ना बात, ससुराल में आकर हमेशा यूं ही बात करनी चाहिए। उस वक्त अगर निशा वहाँ मौजूद ना होती तो मैं पहले की तरह वहाँ का दाना पानी हराम समझकर उठाता, मगर उसकी मौजूदगी में जब परनिया ने चाय बनाकर कप मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने खामोशी से थाम लिया। वैसे आपके उस दोस्त का क्या हाल है? वो कदरे सरगोशी में यकीनन फैसल ही से मुतल्लिक पूछ रही थी। उसकी बोल्डनेस को दिल ही दिल में सराहते हुए मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा, किसकी बात कर रही हो तुम? मेरे यूं अनजान बनने पर वो कदरे चिढ़ गई। वही जो सबसे बेवकूफ़ था, उसकी तो शादी वही जो सबसे बेवकूफ़ था उसकी तो शादी हो गई। मैंने बेसाख्ता कहा। मैं आपकी बात नहीं कर रही। वो बरजस्ता बोली तो मुझे हंसी आ गई। आप ये केक लीजिए ना। परनिया मेरी तरफ मतवज्जा हुई तो हमारा सिलसिला तकल्लुम टूट गया। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैंने बहुत शाइस्तगी से इनकार किया। खबरदार, जो आपने इन फजूल से तकल्लुफ़ात में पढ़ने की कोशिश की तो। निशा ने मसनूई खफगी से मुझे घूरा तो मैं मुस्कुरा दिया। चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ, वरना कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। मेरी बात पर वो अपने मखसूस कहकहाबार अंदाज में हंस दी। फिर परनिया से मुखातिब हुई, ज़रा संभाल कर रखो इन्हें, ये तो बहुत तेज़ जा रहे हैं। वो चाय के घूंट भरती बस नरमी से मुस्कुरा दी। अमेजिंग। निशाने शाने झटके थे। खाला कितना बदल गई है परी, अब तो पहले की तरह चुटाक पटाक बोलती भी नहीं। बस शादी के बाद सभी ऐसी हो जाती हैं। मुमानी साहिबा ने बेटी को प्यार से साथ लगाया। मुझे इस मसनूई से माहौल से बहुत उलझन हो रही थी। वो तीनों खुश नहीं थे, मगर जाहिर कर रहे थे। ताबिश, अगर तुम मुनासिब समझो तो यहीं रुके रहो, वरना परनिया को रुकने दो, इतने दिनों के बाद आई है। मुमानी साहिबा बड़े शीरी अंदाज में कह रही थी, मगर उनके चेहरे का तनाव मेरी नज़रों से छुपा नहीं रह सका। भाई बात यह है कि मेरा परनिया के बगैर गुजारा नहीं है। मुझे तो इसने बस बिगड़ा हुआ बच्चा बना दिया। मेरा हर काम अपने हाथों से करती है। क्यों परनिया? मैंने बहुत बशाशत से कहते हुए आखिर में उससे गवाही दिलवाई तो सर झुकाकर वो धीमे लहजे में बोली, जी वाकई इनको बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर वो माँ से मुखातिब हुई, प्रॉमिस मम्मा, मैं 1-2 दिन में फिर आऊँगी तो ज़रूर रहूँगी। अभी तो बस हम यूं ही मिलने चले आए थे, रहने को तो प्रोग्राम ही नहीं था। उसके बाद उसी ने सारा मामला संभाला, मगर इतना ज़रूर हुआ कि दोपहर का खाना हमें वहीं खाना पड़ा। खाने के दौरान मैं सिर्फ निशा से गपशप लगाता रहा, जो मेरी दाहिनी साइड पर विराजमान थी। उसकी शोखी और बरजस्तगी वाकई फैसल के जोड़ की थी। मैंने कई बार उसे फैसल की बेकरारी से मुतालिक बताया तो वो बहुत शोखी से मेरी बात उड़ा गई। उस दौरान मामू साहब मुमानी जान की परेशान नज़रें खुद पर महसूस करके मैं अंदर ही अंदर खुश होता रहा। वो यकीनन निशा से मेरी इतनी बेतकल्फ़ी का तयन करने में मसरूफ़ थे। तुम अपने वालिदैन को समझा नहीं सकती थी, खामखा कितना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। मेन रोड पर गाड़ी लाते ही मैं उससे उलझने लगा। वो सिर्फ मेरे वालिदैन नहीं, आपके भी कुछ लगते हैं। वो पता नहीं कितना जब्त कर रही थी। कदरे गुस्से से बोली तो मैंने फ़ौरन उसकी नफ़ी कर दी। वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं। इस शादी से पहले उन्होंने मुझसे कोई रिश्ता ताल्लुक़ नहीं रखा था, इसलिए मुझसे उनका रिश्ता फ़कत तुम्हारे तवस्सुत बनता है। आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। उसकी आवाज़ भर आ गई तो मैं मुस्कुरा दिया। तो गोया अब मुझे तुम्हारे मुरत्तब किए हुए असूल व ज़वाबित के मुताबिक करना पड़ेगा। हम इतने दिनों बाद आए थे, एक रात ठहर जाते तो क्या कबाहत थी। उसे यकीनन मेरी संगदिली का दुख था। मैं इस घर में ठहरना पसंद नहीं करता। मैंने तनफ्फुर से कहा तो वो मज़ीद कुछ बोले बगैर खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसे गेट के बाहर ही उतारकर मैं फैसल के घर चला गया, जहां आज सबके जमा होने की तवक्को थी।
मैंने चंद लम्हों तक गहरी नज़रों से उसे देखा। कॉटन के स्याह प्लेन सूट में वो दमक रही थी। उसका हुस्न निगाहों को खीरा कर देने वाला था। तब मैंने अपने आप से एतराफ़ किया कि अगर मैं अपनी सतह से ज़रा नीचे आ जाता तो बहुत हसीन ज़िंदगी गुजार सकता था। मगर हाय अना खुददारी, मैं उस पर से नज़रें हटाकर नीम दराज हो गया। सुबह मुझे जल्दी उठा देना। मैंने तहकुमाना अंदाज़ अपनाया कि इतनी जल्दी। वह फ़ौरन ख़ुद को संभाल गई। यही कोई 5 बजे, मैं इत्मीनान से बोला तो उसकी जमाई रुक गई। 5 बजे? क्या पहले कभी 5 बजे नहीं बजे? मैंने तंज़न कहा तो वो कदरे हिचकिचाई। वो आप मुझे जगा दीजिएगा, सुबह फिर मैं। आधे फिक्रे के बाद ही उसे अपनी हिमाकत बात का एहसास हो गया तो वो लब दांतों तले दबाकर मुझे देखने लगी। वाह, यानी मैं तुम्हें जगाकर सो जाऊं फिर तुम मुझे जगाओगी? मैंने बेहद तंज से कहा तो मुजरिमाना अंदाज में बोली, वो मैं कभी इतनी सुबह नहीं जागी। तो सुबह ये तजर्बा भी करके देख लो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मैंने बाजू आंखों पर रखते हुए आराम से कहा, आप कभी जागे हैं इतनी सुबह? मुझे अम्मी जगाती थी, मगर मुझे कोई भी नहीं जगाता था। वो बेबसी से गोया हुई, मगर मैं उसे कोई छूट देने के मूड में नहीं था। हस्बे आदत अजान के साथ मेरी आंख खुल गई, मगर मैं सुस्ती से लेटा रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने करवट ली तो परनियाम बिस्तर पर नहीं थी। बाथरूम के अधखुले दरवाजे से झांकती रोशनी ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने सर ऊंचा करके देखा तो वो जाए नमाज बिछाए सजदा रेस थी। उसकी सहर खेजी मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। वो सलाम फेंककर दुआ मांगने लगी। उसके बाद मुसल्ला तय करके मेरी तरफ आई। मैं यूं ही आंख मूंदे हुए था, मगर उसकी तमाम हरकत मुझे महसूस हो रही थी। वो चंद लम्हे यूं ही मुझे देखती रही, फिर आहिस्तगी से मेरे पास बैठ गई। ताबिश, धीमे से लहजे में उसने मुझे पुकारा, मगर मेरा इतनी जल्दी उठने का कतई इरादा नहीं था। तब उसने शायद मेरी पक्की नींद का अंदाज़ा कर लेने के बाद बड़ी नरमी से मेरे उलझे बिखरे बालों में उंगलियां चलाकर उन्हें सुलझाया। ये मेरे लिए एक अजीब सा सनसनी आमेज तजर्बा था। मेरी नींद वापस लौटने लगी। उसने बड़ी मुलायमत से अपनी नाजुक उंगलियों से मेरी आंखों को छुआ। मेरे चेहरे पर से होता हुआ एक हाथ जब तक मेरे होंठों तक पहुंचता तब तक मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। मैंने एक बार मुंह खोलकर उसकी उंगलियां दांतों तले दबाई तो वो हल्की सी चीख मारकर उठ गई। क्या हुआ? मैंने मुंदी आंखें बमुश्किल खोलते हुए बेखबरी से पूछा। वो टाइम वो बेहद मतवहश व हरासा थी, शायद अपना आप खुल जाने के खौफ से। क्या हुआ है टाइम को? मैं जमाई लेते हुए उठ बैठा तो वो जान कर के काट खाने वाली हरकत मुझसे नींद में सरजद हुई है। ज़रा संभली, 5 बज गए हैं तो इसमें ऐसी क्या नई बात है? मैंने उसे घूरा। वो एक हाथ से अपना दूसरा हाथ दबा रही थी। आपने कहा था आपको जगा दूं। वो मुझसे नज़रें मिलाए बगैर बोली तो मैं मुस्कुराहट दबाता उठ खड़ा हुआ। शाम की चाय के बाद मैं बहुत ज़रूरी फ़ाइल स्टडी कर रहा था जब फ़ोन की बेल ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ मामू साहब थे। जी फरमाइए। मैंने बिना सलाम और दुआ के पूछा तो चंद सानियों के लिए वो खामोश हो गए। क्या हाल है बेटा? उन्होंने खुद ही पूछा तो मैं गहरी सांस ली। मैं तो खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। खुदा का शुक्र है। बस क्या इस वक्त मैं परी से बात कर सकता हूँ? वो बहुत आजी इंकसारी से बात कर रहे थे। मेरे दिल में फ़रत व इंबसात की लहरें मौजज़न हो गईं। वैसे तो वो अभी फारिग नहीं, किचन में काम कर रही है। मैंने जानबूझकर उन्हें बताया तो बेयकीनी से बोले, व्हाट? पनिया किचन में क्या कर रही है? ज़ाहिर खाना बना रही है। मैं आराम से बोला, लेकिन उसे तो ये सब नहीं आता। वो यकीनन सदमे की गिरफ्त में थे। आ जाएगा सब कुछ। 2 दफ़ा हाथ और कलाई जली है बस। लोगों की तो पूरी की पूरी बेटियां जल जाती हैं। मैं उस लम्हे बेहद सफाक हो रहा था। वो कितनी ही देर खामोश रहे। मगर ताबिश, तुम नौकर अफोर्ड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं वो घर में भी ले आएँ। तो मैं एक और बीवी भी अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने बेहद सुकून से कहा तो वो कदरे तौक़ुफ़ से बोले, परी को बता देना कि मैं आ रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मैंने मुस्कुराते हुए रिसीवर कर्डर पर डाल दिया। चश्मे तसव्वुर से मैं रियाजुर रहमान को तिल मिलाते देख सकता था। आधे घंटे के बाद वो मेरे मुकाबिल मौजूद थे। तुम मुझे जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, मगर तुम मेरे किए की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। ऐसा क्या कर दिया है मैंने कमाल मासूमियत से उन्हें देखा। हमारे यहाँ तो ऐसे तमाम काम बीवियाँ ही करती हैं, लेकिन उसे अभी ये सब कुछ करना नहीं आता। तुम उसे टाइम दो, वो सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहे थे। मैं आराम से बोला, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रही है। ताबिश, मैंने परनिया की शादी इस घर में इसलिए की थी कि मैं अपनी बहन से अपने रवैये की तलाफ़ी करना चाहता था। उसने एक बार मेरे सामने झोली फैलाई तो मैंने उसे खाली नहीं लौटाया। शायद कभी पहले ही वो मेरे पास आ जाती तो मैं अपनी संगदिला नाक का गला घूंट डालता, मगर अब उसकी खुशी को मैंने मुकद्दम जाना था, इसलिए उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सका और मैंने अपनी जान निकाल कर उसके हाथों में रख दी। तुम इंसाफ से काम लो बेटा, ठंडे दिल से सोचो। वो उस वक्त
मुनहदिम इमारत की तरह ढह से गए थे, मगर मुझे उनकी लफाजी से कोई गर्ज नहीं थी। तभी उनकी आवाज़ सुनकर पर्निया लाउंज में चली आई। पापा आप कब आए? वो हैरत अमेज़ खुशी से कहती हुई उनसे लिपट गई। लीफ कलर कॉटन के सूट में सुनहरे बालों की लटें बिखराए वो मलगजी सी लग रही थी। मैं खामोशी से बैठा बाप बेटी का मिलाप देख रहा था। ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? इन्हें यूं गंदे संदे हुलिये में देखकर वो दुख हुआ। अरे आप बैठे। तो वो बहुत खनकते हुए लहजे में बोली। तो इतनी खुशी इतने दिनों में पहली बार उसके चेहरे पर आई थी। मम्मा कैसी हैं? उन्हें क्यों नहीं लाए? मैं तो बस यूं ही इधर से गुजर रहा था। तो तुम कैसी हो? उन्होंने बहाना बनाते हुए कदरे रुक कर उससे पूछा। तो उसने उनका हाथ दोनों हाथों में थामकर होंठों से लगाया। एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत खुश। आखिर आपको क्या बेयकीनी है? मैंने रसानियत से पूछा। तो उनके साथ साथ पर्निया ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों से झलकती इल्तिजा को कतई नज़रअंदाज कर गया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, उन्होंने कहा। तो वो सटपटाकर मेरी तरफ देखने लगी, फिर मुझे खामोश देखकर खुद ही कहने लगी। मैं भला कैसे जा सकती हूँ? फूफो भी घर पे नहीं है। तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, पता नहीं उन्होंने बहाना बनाया या वाकई में ऐसी बात थी। वो बेचैन उठी। क्या हुआ उन्हें? फ़ोन पर तो मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैं खामोशी से ये सारा ड्रामा देख रहा था। ताबिश मैं जाऊँ पापा के साथ? वो मुझसे पूछने लगी बेहद आस और मान के साथ, मगर मैंने उसे वो मकाम ही कब दिया था कि वो इन चीज़ों पर इन्हिसार करके मुझसे कुछ मनवा सकती। कोई ज़रूरत नहीं, जिसको मिलना हो वो यहीं आकर मिल जाए, मैं बेहद रूड लहजे में बोला। तो वह गड़बड़ाकर अपने बाप को देखने लगी, जिसके चेहरे पर हद दर्जा बेबसी की छाप थी। लेकिन आप देखें, मैं वहाँ रुकूंगी नहीं, बस मम्मा से मिलकर आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस, वो बेहद मल्तजियाना अंदाज में कह रही थी। मगर मैंने बहुत कठोरपन का मुजाहिरा किया। वो चाहती तो तुमसे मिलने आ सकती थी, मगर नहीं आई। हम भी गिरे पड़े नहीं हैं कि मुंह उठाए चले जाएं। अगर आपने उस बात को इतना फील किया है तो आप ना जाएं, मैं चली जाती हूँ पापा के साथ। वो बहुत साबित कदमी से मुकदमा लड़ रही थी। लगता है कि तुम्हें माँ बाप के घर में रहने का बहुत शौक है। मैंने तीवरियां चढ़ाकर उसे देखा। तब लामोहाला मामू साहब बोल उठे। शादी के बाद तमाम रिश्ते ख़त्म तो नहीं हो जाते ताबिश? जी हाँ, मैं इस्तेज़ाई अंदाज में बोला। ये तो किसी किसी में ही वस्फ होता है कि जीते जी ही तमाम रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं पर्निया घर नहीं गई। अगर एक आध दिन के लिए चली जाएगी तो कोई मुज़ायका नहीं होगा। एक आध दिन क्या, आप चाहें तो सारी उम्र के लिए जा सकते हैं। आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा और इसके अरमान भी पूरे हो जाएंगे। मैं उस वक्त मुतलिकुल आना नाउज़ बिल्ला बना हुआ था। मुझे इस बात का ज़रा भर भी एहसास नहीं था कि इस कदर तनफ़ुर इंसान को ज़ेब नहीं देता, इस कदर गरूर इंसान को हमेशा ऊंधे मुँह गिराता है। मेरे अंदर बस एक ही पुकार मची थी, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। मेरी बात ने दोनों को शशतर कर दिया। फिर वो एकदम रोने लगी। ये ताबिश क्या कह रहे हैं आप? मैं जानता था कि उसे ज़्यादा दुख इस भरम के टूटने का हो रहा है जो इसने अपने बाप के सामने बना रखा था। मैंने सोचा था कि खदीजा का बेटा उसी की फितरत का होगा, इसलिए मैंने उसे खाली नहीं लुटाया, उसकी झोली में अपने आंगन का चांद डाल दिया। मगर अब मैं अपनी जान से अजीज़ बेटी की इस कदर बेवकूफ़ी नहीं देख सकता। वो बहुत गुस्से और तासुब से कह रहे थे। फिर वो एकदम खड़े हुए। मेरी बेटी के लिए मेरे घर में जगह की कमी है, ना ही मोहब्बत की। उन्होंने पर्निया के सर पर हाथ रखा तो वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा था। नहीं पापा, उसने आहिस्तगी से सर नफ़ी में हिलाया। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है परी, हमने बहुत बड़ी गलती की थी, वो थके हारे अंदाज में बोले तो मैं बेजार कुन अंदाज में सर झटक कर रह गया। आप जाएं पापा, मैं फूफो के साथ आऊँगी। उसने आंखें रगड़ी। तुम कभी नहीं जाओगी, ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। मैं गोया उसकी बर्दाश्त की आखिरी हद देखना चाह रहा था। मुझे हमेशा से लगता था कि वो यहाँ मुझे फांसने के लिए आई है। मैं उसका असल रूप देखना चाहता था जो उसने अपनी मासूमियत और भोलपन के पर्दे में छुपा रखा था। परी चलो तुम मेरे साथ। इस बार उनका अंदाज अटल था, यूं लग रहा था जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। मैं तुम्हें इस कदर जलील होते नहीं देख सकता। ये मेरा घर है पापा, मुझे यहीं रहना है। मैं खुश रहूँगी पापा। वो उनसे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही थी। पर्निया, मैं कह रहा हूँ पागल मत बनो। खुद को ईंधन वहाँ बनाया जाता है जहाँ से सिला मिलने की तवक्को हो। बेकार में खुद को मिट्टी मत करो। अब की बार उन्होंने कदरे गुस्से से कहा था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे वालिद मोहतरम, तुम बेशक जा सकती हो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तो वो खाइफ सी उठ खड़ी हुई। पापा खुदा के लिए मुझे यहीं रहने दें, मैं घर नहीं जाऊंगी। आप जाएं, मैं पापा के साथ आऊँगी, मम्मा से मिलने, सब ठीक हो जाएगा। वो उन्हें तसल्ली दे रही थी, मुतमिन कर रही थी। वो बेयकीनी से उसे देखते रहने के बाद उसकी पेशानी चुमकर चले गए और उसकी बर्दाश्त की हद बस यहीं तक थी। वो रोते हुए चेहरा हाथों में ढांप कर वहीं ढह गई।
मैं हैरत ज़दा सा था। कितना अजीब सा रद्द-ए-अमल था उसका। क्या मिल रहा था उसे मुझसे या इस घर से कि वो यहाँ से इतनी ज़िल्लत सहने के बावजूद जाने को राज़ी ना थी? क्या दे रहा था मैं उसे? फ़कत बेतनाई और बेपरवाही, तंज़ और गुस्से से भरी बातें, हर पल की ज़िल्लत। तो फिर ऐसा क्या देख लिया उसने कि वो अपने बाप के साथ जाने को तैयार नहीं हुई थी? क्या मैं नहीं, मैंने कब उसे प्यार की एक निगाह भी बख्शी थी कि वो इस मकाम तक आ पहुंची? तो फिर इतना गैर मुतवक्का फ़ैसला क्यों? मैं सोफ़े में धंसा उस पर गैर इरादी तौर पर नज़रें जमाए ख़्यालों में चकफेरियाँ खा रहा था और उतना ही उलझता जा रहा था। ये तो सच था कि उसके इस अमल ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। अम्मी चूँकि नीलो की शादी में शिरकत के लिए गई थी, जो कि अम्मी की दूर पार की भतीजी या शायद भांजी लगती थी। उन लोगों के इसरार पर वो 2 दिन के लिए मज़ीद वहीं रुक गई। घर की खामोशी हर वक्त काट खाने को दौड़ती थी। वो पता नहीं सारा दिन कैसे गुजारती थी। मैं कभी उसे कहीं लेकर नहीं गया और जब से मामू साहब होकर गए थे उस पर बिल्कुल खामोशी तारी हो गई थी। मैं खुद अजीब से उलझाव का शिकार था। कोई बात रफ्ता रफ्ता मेरे दिलो दिमाग को जकड़ती जा रही थी, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था। उन दोनों फैसले निशा से मिलने के लिए मेरी जान अजाब में डाल रखी थी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि सीधे स्वभाव से अपने वालिदैन को उसके घर भेजो और अपने नाम रिज़र्व करवा लो, मगर उसकी एक ही रट थी कि वो पहले एक बार उससे मिलना चाहता है। आदिल ने भी उसकी सिफारिश की तो मुझे मानना ही पड़ा। मैं नक्सक से तैयार होकर लाउंज में दाखिल हुआ तो लहजा भर को मेरी नज़र उस पर रुक सी गई। कॉटन के मैरून एंड डस्ट लिबास में बालों को सुलझाती वो मुझे उस पल अजीब सा एहसास दिला गई, लेकिन ऐसा सिर्फ पल भर को हुआ कि मैंने खुद को खला में मुअल्लक पाया। दूसरे ही लम्हे मैं खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ा और सोफे में धंसते हुए तपाई पर पड़ा फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया। नंबर पुश करके मैंने रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो, हाँ निशा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तैयार हो कि नहीं? मैंने हंसकर पूछा। उस वक्त पर्णिया मेरे बिल्कुल सामने थी और उसके चेहरे और आंखों का तफक्कुर और तहय्युर मुझसे पोशीदा नहीं था। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये डिनर बहुत ज़रूरी है, अब कैंसिल नहीं हो सकता। मैंने सीट भी रिज़र्व करा ली है होटल में। मैंने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था, मगर वो अब आनाकानी कर रही थी, लेकिन मैं उसकी सुनने पर आमादा नहीं था। आखिर को मेरे जाने जिगर का मामला था। देखो, सिर्फ मैं और तुम होंगे, ओके? पर्णिया की उड़ती रंगत ने मुझे बहुत लुत्फ दिया। जो वो सोच रही थी वो मैं समझ रहा था। बस फिर रेडी रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने अलविदाई जुमले कहकर रिसीवर रख दिया और उठ खड़ा हुआ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? उसने साफ लहजे में पूछा। मैंने एक चटती निगाह कलाई पर बंदी घड़ी पर डाली, जहाँ अभी 7 बजे थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने तुम्हें अभी अपनी सेक्रेटरी का ओहदा नहीं दिया, मैंने सुकून से कहा, तो वो भी उठ खड़ी हुई। बालों की सुनहरी आबशार के दरमियान उसका बिल्कुल सादगी लिए दमकता चेहरा मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर नशा भरने लगा। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी निगाह उससे हटाई। मैं इस घर में आपकी खातिर रह रही हूँ, आपको भी फ़कत मेरा ही रहना होगा। उसका इस्तेहकाक भरा अंदाज़ गैर मामूली था। मैं इस तरह भी अंदाज में हंसा। वेरी गुड चेंज। अगर आप इस वक्त गए तो मैं पापा से शिकायत करूँगी। मैं इस वक्त घर में तनहा नहीं रह सकती। वो भी किसी तरीके से मुझे रोकना चाह रही थी। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, वो पीछे से चिल्लाई थी। मैं चाबियाँ साथ लेकर जा रहा हूँ, लॉक करके जाऊँगा। मैं हर कीमत पर उसके तिलिस्म से बचना चाह रहा था। निशा को घर से पिक करके मैंने होटल पहुँचाया, जहाँ फैसल वक्त से पहले ही मौजूद था, और ख़ुद आदिल के घर आ गया, जहाँ सऊद और आतिफ भी मौजूद थे। वहाँ हमारी कार्ड्स की गेम शुरू हो गई। खाना भी आदिल की बीवी के हाथ का बना था, सो दिल खोल कर खाया गया। इस दौरान आतिफ भी मेरी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश में था। शीबा वाकई उसे पसंद आई थी। वापसी पर निशा को मैंने ही घर ड्रॉप करना था। रास्ते भर में उसे तंग करता रहा। वैसे आप बहुत अच्छे हैं ताबिश भाई। उसने मेरी तारीफ़ की तो मैं शरारत से बोला, ये बटरिंग अगले डिनर के लिए तो नहीं हो रही? जी नहीं, उसने पुरज़ोर अंदाज में तरदीद की, फिर संजीदगी से कहने लगी, आपकी अम्मी जब रिश्ता लेकर आई तो खाला या अंकल में से कोई भी रजामंद नहीं था। अंकल ने टूटे रिश्ते खुले दिल से जोड़ तो लिए थे, मगर इतना बड़ा दाव खेलने पर वो राज़ी नहीं थे। ये पर्णिया ही थी आपकी अम्मी की मोहब्बत ने जिसे इतना बड़ा फ़ैसला करने पर मजबूर कर दिया। शी इज़ वेरी लकी। उसे अपने फ़ैसले पर पछताना नहीं पड़ा और उसे इतने चाहने वाले लोग मिले, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला। तो ये पर्णिया का फ़ैसला था। मुझे अपना ही लहजा बहुत अजनबी सा महसूस हुआ। वो आपकी अम्मी से होने वाली ज़्यादती का इजाला इस सूरत करना चाहती थी कि फुफ्फो को उसे पाकर एहसास हो जाए कि उनके भाई के नज़दीक बहन से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं निशा को छोड़कर पलटा तो टेनिस हो रहा था। हर लम्हा वो मेरी आंखों के आगे से गुजर रहा था। जब मैंने उसे जलील किया था, जब मैंने उसकी छोटी छोटी खुशियों को कत्ल किया था, जब मैंने उसे तनफ़ुर से रद्द किया था, जब मैंने उसकी हर आस और उम्मीद का खून कर डाला,
गेट को मैं बाहर से ताला लगा कर गया था। मैं गाड़ी अंदर आया तो मुझे एहसास हुआ कि सारी लाइट्स ऑन थी। लाउंज में आया तो एहसास हुआ कि वाकई ऐसा ही है। मैं लाउंज का दरवाज़ा लॉक करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था, साथ मैं लाइट्स ऑफ करता जा रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने आवारागर्दी में खासी देर कर दी है। मैं दरवाज़ा खोल कर बेडरूम में दाखिल हुआ तो वो नीम दराज थी। मुझे देखकर उठ बैठी। मैंने गहरी सांस लेकर मुड़कर दरवाज़ा बंद किया और जब पलटा तो बौखला गया। वो मेरे सामने खड़ी थी और उसके हाथों में मेरा नया रिवॉल्वर दबा हुआ था जिसकी नाल मेरी तरफ उठी थी। ये उसके हाथ कैसे लग गया? मैं चकरा गया। ये क्या बेवकूफ़ी है? मैंने उसे घूरा मगर अपनी जगह से हिलने की हिमाकत नहीं की क्योंकि उसने सेफ्टी कैच हटा रखा था और उसकी उंगलियां ट्राइगर पर थी। तब मुझे पहली मरतबा इदराक हुआ कि रिवॉल्वर कितनी बदसूरत ईजाद है, ख़ुसूसन जब उसका रुख आपकी तरफ हो। ये रिवॉल्वर है, वो आराम से बोली। क्या तुम पागल हो गई हो? आपने कर दिया है, देखो गोली चल जाएगी। गोली चलने के लिए ही होती है। बेवा होना चाहती हो? मैंने अपनी तरफ से उसकी दुखती रग पर हाथ रखा मगर वो यकीनन नफ़ा नुकसान से बेनियाज हो चुकी थी। बीवी तो आपने बनाया नहीं, बेवा ही सही। पागलपन की बातें मत करो। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो रिवॉल्वर हिलाकर चीखी, डोंट मूव, मैं गोली चला दूंगी। उसकी धमकी अगरचे ख़तरनाक थी मगर मैं उस पर छलांग लगा चुका था। वो बिस्तर पर गिर के उसका रिवॉल्वर वाला हाथ मेरे हाथ की मजबूत गिरफ्त में था। मैंने झटके से रिवॉल्वर छीना तो उसने मुझे झटक कर पीछे कर दिया। मैंने रिवॉल्वर खोल कर देखा, उसमें गोलियां नहीं थी, चैम्बर खाली था। मैंने घूर कर उसे देखा। ये क्या हरकत थी? अगर मैं मर जाता तो? खाली रिवॉल्वर से आज तक कोई नहीं मरा। वो तल्खी से बोली, रिकॉर्ड कभी कभार ही बनते हैं। मैंने उस पर सूरत हाल की संगीनी वाज़ा करते हुए कहा, एक तो निशा की बातें मेरी आंखें खोल देने को काफ़ी थी, ऊपर से उसकी ये अदा तो वाकई मुझे लूट के ले गई थी। वो उठने लगी तो मैंने उसका बाजू जकड़कर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। FIR तो कटवानी ही पड़ेगी, मैंने शरारत से कहा तो उसने तो नज़रों से मुझे देखा। मैं सीने पर हाथ रखकर चित लेट गया। ताबिश व बिला इरादा व बेख्तियार मुझ पर झुकी थी। आई एम डेड। अपने दिल की ख्वाहिश पर उसे बाहों के हिसार में लेकर मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे लहजे में कहा तो वह नफ़ी में सर हिलाने लगी। ये उस ताबिश का एतराफ़ है जो बुरा था, उसे मैंने मारकर दफन कर दिया है। मैंने उसका हाथ थामकर लबों से लगाया। मेरे एतराफ़ ने उसकी आंखें जल थल कर दी मगर ज़बान से उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। यह नफ़रत मेरे बस का रोग नहीं, मैं हार गया। मामू जान से, तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। अम्मी सच कहती थी, मैं बहुत नाशुक्र हूँ। अगर खुदा ने हम पर कोई मुश्किल वक्त डाला था तो अब उसका फल भी दे दिया है। आज हमें कोई दुख नहीं, हर नेमत उसने दी है, फिर मैं क्यों कुफराने नेमत करूँ? वो खामोशी से रोई जा रही थी। तुम जो चाहे सज़ा दे सकती हो मुझे। मैं जानता हूँ कि लफ्ज़ों से मदावा नहीं हो सकता मगर मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे वाज़े एतराफ़ शिकस्त पर उसने कुछ कहे बगैर ख़ुद को मेरी पनाह में दे दिया तो मेरे अंदर ठंडा मीठा सुकून उतरने लगा। मैं चश्मे तसव्वुर से देख सकता हूँ कि अम्मी किस कदर खुश होंगी। राज की बात यह है कि मुझे भी परनिया के साथ मिल बैठने की आरज़ू ने शिकस्त दी है और मैं खुश हूँ कि खुदा ने मुझे भटकने से बचा लिया। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का अख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।